मैं तो बस बाहर बारबेक्यू स्क्यूवर्स खाने गया था, तभी अचानक एक कतई जहर दिखने वाली सुंदरी ने मुझे किस कर दिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसकी कड़क आवाज गूंजी, देखा तुमने, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। मैंने बिना एक पल गंवाए लाइफ में मूव ऑन कर लिया है। तो हाँ, मैं एक दिलरुबा दिल तोड़ खिलाड़ी हूं। अब मेरे पीछे पड़ना बंद करो। मेरी बाहों में वो लड़की मुझसे एकदम चिपक सी गई। हमारे सामने खड़ा वो आदमी पूरी तरह से सन्न रह गया। फिर तो साला पगला ही गया। उसने अपनी मुट्ठी भींची और पलक झपकते ही मेरी तरफ घूंसा चला दिया। मैंने तुरंत बिना सोचे उस लड़की को गोद में उठाया और पीछे हट गया। मैंने उसके हमले को बड़ी फुर्ती से चकमा दे दिया। भाई, मैं इतना डर गया था कि इससे पहले मैं कुछ बोल पाता, ऐसा लगा मेरा दिल बाहर आने को था। तभी उस सुंदरी ने झुंझलाते हुए कहा, सोंग यांग, तुम्हारी आखिर दिक्कत क्या है बे? सोंग यांग चिल्लाया, चेनकिन, तुम एक बेरहम खिलाड़ी हो। मैंने तुम्हारे साथ इतनी अच्छी तरह बर्ताव किया और तुम फिर भी मुझसे प्यार नहीं करती। तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। चेनकिन बस धीरे से मुस्कुराई। मैंने वो बात सिर्फ तुम्हारी थोड़ी इज्जत बचाने के लिए कही थी। हमारे यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन स्कूल की उस लड़की के साथ सबसे पहले होटल का कमरा किसने बुक किया था? यह सुनते ही सोंग यांग की बोलती तुरंत बंद हो गई। तुमने मेरी जासूसी करवाई? चेनकिन की नजरें एकदम बर्फीली हो गईं, जैसे कह रही हो, क्या तुम्हारी इतनी औकात भी है? सोंग यांग काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाया। उसने उसे नफरत भरी नजरों से घूरा, फिर मुड़ा और दुम दबाकर भाग गया। मैंने आखिरकार चैन की सांस ली। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने अभी भी चेनकिन नाम की इस लड़की को पकड़ा हुआ है। उस चीज के लिए सॉरी। तभी उसने अपनी आंखें उठाई और मुझे देखा, लेकिन उसकी नजरों में पूरा शक भरा था। मैं तो पूरी तरह से चकरा गया था। तभी एक लड़की हांफते हुए भाग कर आई। चेनकिन, तुम इतनी दूर भागकर क्यों आ गई? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही हूँ। लो, इसे पकड़ो। उस एरोगेंट ब्यूटी को जाते देख मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं था। मैंने अपनी नजरें हटाई, बैठ गया और अपने बारबेक्यू स्क्यूअर्स को पागलों की तरह ठूंसने लगा, चाहे गुस्से की वजह से हो या भूख की। मैं अपने मुंह में बारबेक्यू और बियर गपागप ठूंसता रहा, जब तक कि पेट में एक निवाला भी जाने की जगह नहीं बची। मैं नहीं रुका। तभी साला इंस्टेंट कर्म का फटका लगा। आधी रात तक मेरे पेट में इतना भयानक दर्द होने लगा कि सांस लेना भारी हो गया। मेरा चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था और माथे पर ठंडा पसीना तैर रहा था। सुबह होने तक मुझे आखिरकार एक भारी बुखार वाली नींद आ ही गई। जब मैं दोबारा जागा तो मेरा पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। मैंने अपने थके हारे शरीर को शावर की तरफ खींचा, फिर एक पॉट में कोंजी पकाया। मैं टेबल पर अकेला बैठ गया और धीरे धीरे उसे खाने लगा। घर में एक डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ मेरी चम्मच कटोरी से टकरा रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने कोंजी खत्म की, बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक अधेड़ उम्र की महिला बिजनेस सूट में अंदर आई। मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। मम्मी! लेकिन मेरी माँ बस रूखेपन से मेरे पास आई। मैंने तुम्हें स्कूल में ढूंढ लिया है। क्लासेस कल से शुरू हो रही हैं। ये इस महीने का तुम्हारा खर्चा है। मैं 1 महीने के लिए विदेश जा रही हूँ। अगर कम पड़े तो मुझे फोन कर देना। इतना कहकर वह सीधे पैकिंग करने ऊपर चली गई। जल्द ही वह एक बड़ा सूटकेस खींचते हुए नीचे आई। शुरू से लेकर आखिर तक उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मम्मी, रास्ते में संभल कर जाना। जवाब में मुझे सिर्फ सन्नाटा मिला। टेबल पर एक नया एडमिशन नोटिस और ठंडे कैश की एक गड्डी पड़ी थी। वही इकलौती ममता थी जो मेरी माँ ने मुझे कभी दी थी। इसी बीच सिटी यूनिवर्सिटी का एक रेसिंग इवेंट आसमान हिला देने वाले इंजनों के शोर के साथ चल रहा था। एक कार में वो लाल बालों वाली सुंदरी थी जिसका नाम चेनकिन था। जब उसने मोड़ लिया तो उसने रफ्तार कम नहीं की। इसके बजाय उसने सीधे एक्सेलरेटर दबा दिया। पलक झपकते ही वह फिनिश लाइन के पार निकल गई। चेनकिन, आज तो तुमने कतई बवाल मचा दिया। हमें तो तुम्हारी कार की पूंछ भी नहीं दिख रही थी। चेनकिन ने धीरे से कहा, स्किल इश्यू है भाई, और प्रैक्टिस करो। चेनकिन, कल होंगो क्लब में चिल करने चले क्या? मैंने सुना है वहां बहुत से नए चेहरे आए हैं। लेकिन चेनकिन सिर्फ मुस्कुराई। वह सीधे अपनी कार में बैठी, उसे स्टार्ट किया और निकल गई। अरे चेनकिन, तुम जा रही हो या नहीं? मेरा इंतजार तो करो। उस रात होंगकाओ बार के बाहर जैसे ही चेनकिन और जी लिनलान अंदर गए, बारटेंडर ने पूछा, चेनकिन, हमेशा वाली चीज? हाँ, और अजियान को भी यहाँ बुला लो। बिल्कुल, मैं अभी सारा इंतजाम करता हूँ। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी
जैसे ही चेनकिन और बाकी लोग अपने प्राइवेट रूम में घुसे, मैं दूसरी तरफ एक बेहद ही मुसीबत भरी चीज में फंसने वाला था। अगले दिन शंघाई में सितंबर का महीना एक ठंडी पतझड़ की हवा के साथ आया। मैं अकेले ही स्कूल की तरफ चल पड़ा। क्या यह वो नया पिंजरा था जो मेरी माँ ने मेरे लिए तैयार किया था? मैंने सुना था कि इस स्कूल का इतिहास काफी पुराना और एक अलग चार्म से भरा है, लेकिन मुझे रत्ती भर भी खुशी नहीं हो रही थी। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल के ऑफिस गया। उस बड़ी हस्ती को देखकर, जिसे मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, मेरे अंदर थोड़ी सी एक्साइटमेंट जगी। वह बहुत दयालु थे। उन्होंने फटाफट मेरा एनरोलमेंट कर दिया। फिर उन्होंने मुझसे एकेडमिक काउंसलर से मिलने को कहा। मैंने ऑफिस का दरवाजा धक्का देकर खोला। चकाचक मेकअप किए हुए लेकिन एकदम कड़क चेहरे वाली एक औरत अंदर बैठी थी। उसने मेरी ट्रांसक्रिप्ट उठाई, उस पर एक सरसरी नजर डाली और फिर उसे लापरवाही से एक तरफ रख दिया। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस छोटे मोटे ठिकाने से आए हो या तुम्हारे ग्रेड्स कितने अच्छे थे। एक बार जब तुम इस यूनिवर्सिटी में आ जाते हो तो सब कुछ जीरो से रीसेट हो जाता है। उसका लहजा पूरी तरह से हिकारत से भरा था। शायद तुम अपनी क्लास में नंबर 1 रहे होगे, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में तुम अपने बैच के टॉप 100 में भी जगह नहीं बना पाओगे। तभी काउंसलर ने कैबिनेट से एक फॉर्म निकाला और मुझे थमा दिया। यह तुम्हारा डिपार्टमेंट यूनिफॉर्म लेने का फॉर्म है। स्कूल के बाद स्टूडेंट यूनियन के वेयरहाउस जाकर इसे खुद ले आना। लेकिन जैसे ही मैंने फॉर्म पकड़ा और सोचा कि मेरी नई जिंदगी आखिरकार शुरू हो सकती है, चेनकिन बार के प्राइवेट रूम में एक और नया ड्रामा खड़ा कर रही थी। चेनकिन, क्या तुम आज रात घर जा रही हो या क्लब के ऊपर ही रुकने वाली हो? चेनकिन 21 साल की थी और उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी जिसमें मैं था। तभी चेनकिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और धीमे से कहा, घर। जिलिनलान कुछ और कहने ही वाली थी कि प्राइवेट रूम का दरवाजा अचानक धड़धड़ाते हुए खुला। अरे भाई, अगर ये हमारी मिस चेनकिन नहीं है तो आज कौन सी हवा आपको इस छोटी सी जगह ले आई? मुझसे कुछ काम है क्या? वह अपनी भौहें चढ़ाकर चेनकिन को देखते हुए उसके बगल में धप्प से बैठ गया। चेनकिन ने बस उसे ठंडेपन से देखा और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अब जिलिनलान बेचैन हो गई। वह अजियान के करीब झुकी। अजियान, जल्दी से किसी ऐसे छोटे लड़के को बुलाओ जो इसे पसंद हो। ये आज अजीब हरकतें कर रही है। तभी अजियान ने आंखें बंद किए बैठी चेनकिन को ध्यान से देखा। उसकी भौहें तन गईं। उसने बिना सोचे अपना हाथ बढ़ाया और उसके बालों को बिगाड़ना चाहा, लेकिन जैसे उसमें कोई स्पाइडर सेंस हो, चेनकिन ने झटके से अपना सिर हटा लिया। उसके चेहरे के हाव भाव एकदम खराब हो गए थे। उसने एक रूखा सा जुमला फेंका, मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूं। जिलिनलान ने उसकी अकड़ से भरी पीठ को देखा, फिर तुरंत उसके पीछे भागी। चेनकिन, चेनकिन, मेरा इंतजार तो करो। एकेडमिक काउंसलर मुझे क्लासरूम के अंदर ले गई। लोग कहते थे कि जो भी इस यूनिवर्सिटी में आता है, ग्रेजुएशन के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां उसे पाने के लिए आपस में लड़ती हैं, लेकिन मुझे उस सब की कोई परवाह नहीं थी। मैं तो बस शांति से एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा, अंदर का नजारा मेरी सांसें अटका देगा। पूरा क्लासरूम एकदम सुनसान और शांत था। हर कोई अपना सिर झुकाए पढ़ाई में डूबा था। एक भी बंदा वेल्ला नहीं बैठा था। काउंसलर ने डेस्क थपथपाई। सबने एक साथ अपने सिर उठाए और दर्जनों आंखें एक पल में मुझ पर टिक गईं। उसने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई और मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने का इशारा किया। मैंने नीचे झुके हुए सिरों के उस काले झुंड को देखा। अचानक मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरी हथेलियां ठंडे पसीने से भीग गईं और बचपन में बुली होने की सारी यादें एक साथ उमड़ आईं। मेरा चेहरा एकदम पीला पड़ गया। मैंने कांपती आवाज में कहा, हेलो एवरीवन, बस मुझे अचेन कह सकते हैं। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, मैं डरते डरते उनका मजाक उड़ाने का इंतजार करने लगा। लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक तालियों की एक साफ गूंज सुनाई दी। मैंने आवाज की तरफ देखा। वो सिल्वर चश्मा पहने एक लड़की थी। फिर उसके साथ पूरी क्लास भी तालियां बजाने लगी। काउंसलर ने चारों तरफ देखा, फिर मुझे एक सीट की तरफ इशारा किया। यह ठीक उसी लड़की के पीछे थी जिसने तालियां बजाना शुरू किया था। मैं नीचे चला गया। मैं अभी अपनी सीट पर सेटल ही हुआ था कि अचानक दरवाजे से एक आवाज आई, रिपोर्टिंग इन। पूरी क्लास तुरंत देखने के लिए मुड़ गई। उत्सुकता में मैंने भी उधर देखा, लेकिन जब मैंने उस इंसान का चेहरा देखा तो मैं पूरी तरह से जम गया। ये वही उस दिन वाली लाल बालों वाली सुंदरी थी। ऐसा लगा जैसे उसने भी मेरी नजर को महसूस कर लिया हो। उसकी आंखें सुस्ती से मेरी तरफ घूमी।
सिर्फ एक नजर में मैंने उसकी आंखों में साफ साफ नफरत देखी। ये वैसी नफरत थी जो सीधे दिल से आती है, बिना किसी दिखावे के। क्या मेरा इसके साथ कोई पुरानी दुश्मनी का रिश्ता था? जब काउंसलर ने उसके भड़कीले बालों को देखा तो उसकी त्योरियां चढ़ गईं। नाम चेनकिन। लेकिन जैसे ही होमरूम टीचर ने वो नाम सुना, उसके चेहरे का गुस्सा असल में कम हो गया। तुम इतनी देर से क्यों आ रही हो? हूं टीचर, क्या अब आप स्टूडेंट्स की प्राइवेट लाइफ पर भी पहरा देंगी? ये कहने के बाद उसने काउंसलर के जवाब का इंतजार तक नहीं किया। वह सीधे क्लासरूम में घुसी और अकड़ते हुए आखिरी रो में चली गई। यह देखकर काउंसलर ने और कुछ नहीं कहा। उसने लेसन जारी रखा। वह कतई बुलेट ट्रेन की रफ्तार से पढ़ा रही थी। मेरे पास कोई टेक्स्ट बुक नहीं थी, इसलिए मुझे अपनी डेस्कमेट के साथ शेयर करना पड़ा। यहाँ का सिलेबस उस सब से बहुत अलग था जो मैंने पहले पढ़ा था। क्लासेस खत्म होने के बाद मेरा तो पूरा पोपट हो चुका था। मेरा सीना दर्द से और भी भारी महसूस हो रहा था। जैसे ही क्लास खत्म हुई, मैं अपनी डेस्क पर ही ढेर हो गया। वो भारी दम घोंटने वाला एहसास मुझ पर इस तरह हावी हुआ कि मुझसे सांस तक नहीं ली जा रही थी। तभी अचानक किसी ने मेरी डेस्क थपथपाई। मैंने अपना सिर घुमाया। यह मेरे आगे बैठी वही लड़की थी। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हारे पीले पड़े चेहरे ने तुम्हारी पोल खोल दी है। जाओ थोड़ा गर्म पानी पी लो। तुम ठीक नहीं लग रहे हो। कैबिनेट में डिस्पोजेबल पेपर कप्स रखे हैं। ठीक है, थैंक यू। मैंने उसे धन्यवाद दिया, फिर खड़ा हुआ और उधर चल दिया। लेकिन साला कैबिनेट जाम था। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन मैं उसे खोल नहीं पाया। जैसे ही मैं कोई टूल ढूंढने वाला था, तभी मेरे कान के पास एक हल्की हवा जैसी हिकारत भरी हंसी गूंजी। मैंने मुड़कर देखा, चेनकिन एक हाथ पर अपनी ठुड्डी टिकाए बैठी थी। उसके चेहरे पर एक बेपरवाह मुस्कान थी। मैंने उसे इग्नोर किया और अपनी नजरें नीचे कर ली। उसे खोलने के लिए एक नया प्लान बनाने लगा। लेकिन अगले ही सेकंड मेरे बगल में छोटे सफेद जूतों की एक जानी पहचानी जोड़ी दिखाई दी। यह मेरे आगे वाली सीट की लड़की थी। तुम यहां क्यों आई? उसने हाथ उठाया और बस एक हल्का सा धक्का दिया। कैबिनेट तुरंत खुल गया। एक बेवकूफ को कैबिनेट से माथा पच्ची करते देखा, इसलिए मदद करने आ गई। सॉरी। लेकिन उस अजीब और नाजुक मोड़ पर चेनकिन बोल पड़ी, हे तुम दोनों, क्या तुम मेरे बगल में खड़े होना बंद करोगे? एक दूसरे को खींच रहे हो और नौटंकी बढ़ा रहे हो। इसे देखकर ही मुझे उल्टी आ रही है। आगे वाली लड़की की भौहें थोड़ी तन गईं। चेनकिन ने बस अपने मुंह का कोना सिकोड़ा। तुम्हें लगता है कि तुम मेरा नाम लेने के लायक भी हो? जैसे ही उनके बीच का तनाव बिल्कुल चरम पर पहुंच गया, उस लड़की ने कहा, पे रयान। उसने और कुछ नहीं कहा। एक नखरे भरे अंदाज के साथ वह चली गई। मैंने पे रयान की जाती हुई पीठ को देखा। न जाने क्यों मेरे दिल में एक हल्की सी हलचल हुई। तभी चेनकिन ने ताना मारा, क्या अभी से उस पर लट्टू हो गए? मुझे मत बताना कि तुम उस नकली शरीफ लड़की को पसंद करते हो। मैंने झटके से अपनी नजरें नीचे की। उसका छोटा सा मासूम चेहरा मेरी नजरों के एकदम करीब आ गया था। चौंक कर मैं पीछे हट गया। तुम क्या कर रही हो? डरपोक, तुम आखिर कहीं से भी अचानक कैसे टपक पड़ती हो? मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। कदम कदम पर वह मेरे करीब आने लगी। मैं पीछे हटा। तुम क्या कर रही हो? चेनकिन ने मुझे इस तरह देखा और उसके चेहरे पर असल में ग्लानि का एक भाव कौंध गया। यह मुझसे इतना क्यों डरता है? ठीक तभी पे रयान अंदर भागी आई। चेनकिन, तुम क्या कर रही हो? जब चेनकिन ने पे रयान को देखा, फिर दोबारा मेरी तरफ एक नजर डाली। वो थोड़ी सी ग्लानि पल भर में गायब हो गई। उसके पूरे चेहरे पर सिर्फ नफरत रह गई। वह सीधे अपनी सीट पर वापस गई, अपना सिर झुकाया और अपने फोन पर गेम खेलने लगी। अचन, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, तुम चिंता मत करो। स्कूल खत्म होने के बाद क्लासरूम में सिर्फ मैं ही बचा था। मैंने अपनी ठुड्डी टिकाई और खिड़की के बाहर सफेद मैग्नोलिया के फूलों को देखने लगा। मेरा दिमाग पूरा दही हो चुका था। मैं आखिर इतना डर क्यों गया था? मैंने अपना बैग पैक किया और क्लासरूम से बाहर निकल आया। शाम की लाली ने आधे आसमान को लाल रंग में रंग दिया था। मैं अपना फोन निकालकर फोटो खींचने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन जैसे ही मैंने फोटो ली और फोन नीचे किया, अचानक सामने फ्रेम में एक साया आ गया, चमकते हुए लाल बाल। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। लेकिन मेरा हाथ कांप गया और गलती से शटर बटन दब गया। मेरे पास उसे डिलीट करने का टाइम नहीं था। मैंने बस अपना फोन बंद किया और उसे अपने बैग में ठूंस लिया। जब मैंने वापस उस जगह देखा तो वहां कोई नहीं था, एक परछाई तक नहीं। क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही थीं? तभी अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, तुम क्या देख रहे हो? मैंने मुड़कर देखा तो सामने चेनकिन थी। वह बड़ी घमंडी संतुष्टि के साथ मुझे देख रही थी। क्या बात है,
क्या तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे? क्या तुमने अभी चुपके से मेरी फोटो खींची है? मैं तुरंत बहस करना चाहता था। मैंने तुम्हारी कोई चोरी छिपे फोटो नहीं ली, तुम खुद मेरे फ्रेम में आ गई थी। लेकिन ये शब्द मैं सिर्फ अपने दिमाग में ही चिल्ला पाया। चेनकिन ने एक हल्की सी हूं की। इसे इधर लाओ। मेरा दिल कांप गया, फिर भी मैंने उसे अपना फोन थमा दिया। उसने इसे लिया, फोटो एल्बम खोला और सबसे नई वाली पिक्चर पर स्वाइप किया। मुझे पता था तुम भी मेरे दीवाने हो, है ना? मैं तो पूरी तरह से अवाक रह गया। उसने फिर से साइड में स्वाइप किया। वे सब लैंडस्केप फोटोज थी जो मैंने ली थी। उसका इंटरेस्ट तुरंत खत्म हो गया। उसने फटाफट स्वाइप किया, लेकिन एक फोटो ने अचानक उसे रोक दिया। उसने उसे कुछ ही सेकंड देखा होगा कि तभी मैंने एक झटके से फोन छीन लिया। मैं मुड़ा और भागा। मैं ऐसे भागा जैसे कोई भूत मेरे पीछे पड़ा हो। चेनकिन ने भागते हुए मेरी पीठ को देखा। उसका दिमाग अभी भी उसी फोटो से भरा हुआ था। हाथ, जांघें और पेट, गाल और कंधे, वे सब नीले निशानों, लाल सूजन और खून के धब्बों से सने थे। वो नजारा कतई दिल दहला देने वाला था। अनजाने में उसने अपने कॉलर बोन के पास बने टैटू को छुआ। उस रात जैसे ही चेनकिन ने दरवाजा खोला, उसने अंदर से हंसी के ठहाके गूंजते सुने। हमारी बेटी घर आ गई है, आओ खाना खा लो। चेनकिन ने उन पर एक सरसरी नजर डाली। पेरयान और मिसेस चेन एक इमोशनल माँ बेटी का सीन क्रिएट कर रही थी। वह आलस से टहलती हुई आई, एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाया और चेन हु को चढ़ाया। ओल्ड चेन, आज तो डिशेस काफी बढ़िया लग रही हैं। मेरे साथ एक पैग लगाओगे क्या? तुम एक विश्वविद्यालय की छात्रा हो। कौन सा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हर दिन दारू पीने के बारे में सोचता है? चेनकिन ने कंधे उचका दिए। उसने कमल ककड़ी का एक टुकड़ा उठाया, उसे अपने मुंह में ठूंसा और 2 बार चबाया। फिर उसने नफरत से थू थू करके सब बाहर थूक दिया। इसका टेस्ट कतई बकवास है, बहुत ज्यादा मीठा और ऑयली। आप लोग रोज ऐसा कचरा क्यों बनाते हो? चेन हू ने टेबल के उस पार अपनी पत्नी का चेहरा काला पड़ते देखा। टेबल के नीचे से उसने चेनकिन को लात मारी। आप मुझे लात क्यों मार रहे हो? आपको भी लगता है ना कि यह बकवास स्वाद है? क्या सिर्फ ऐसे ही लोग होते हैं जिन्हें ये चाशनी जैसी मिठास पसंद होती है जो असली स्वाद को छुपा देती है? मिसेस चेन ने अपनी चॉपस्टिक को फर्श पर दे मारा। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। चेनकिन, तुम ये ताने किस पर कस रही हो? अगर हम सच में बात करें तो तुम ही वो हो जिसका यहाँ कोई कानूनी हक या वजूद नहीं है। चेनकिन ये सब सुन सुनकर पक चुकी थी। वह बस मूंगफली चबाती रही, एकदम बेपरवाह होकर। उसने अपनी भौहें तक नहीं सिकोड़ी। मिसेस चेन ने अपने दांत भींचे। उन्होंने पे रयान का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गई। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। विला में तुरंत सन्नाटा छा गया। चेन हू ने अपनी बेटी को देखा। उसने हाथ बढ़ाया और उसके कंधे को थपथपाया। अपनी मां को दोष मत दो, शायद आज उनका मूड खराब है। ओल्ड चेन, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि वो औरत आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। क्या आप गधे हो? हर दिन आप एक चमचे की तरह भाग कर उसके नखरे उठाते हो। और होता क्या है? क्या उसने कभी आपको ढंग से देखा भी है? वह अभी भी आपको नीचा समझती है। उसे लगता है कि आप तमीजदार समाज के लायक नहीं हो। चेनहू बिल्कुल सन्न रह गया। फिर उसका चेहरा और गर्दन गुस्से से लाल हो गए। चेनकिन, तुम्हारी तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? क्या मैं गलत हूं? उस औरत में ऐसा क्या महान है? ऐसा क्या है कि आप उसके लिए जोकर बने घूमते हो? और ये सब तब जब वह किसी दूसरे मर्द के साथ मजे लूट रही थी। आप क्या कर रहे थे? आप उस घटिया प्रोजेक्ट के लिए बिजनेस वर्ल्ड में धक्के खा रहे थे। तब तक पी रहे थे जब तक आपके पेट से खून ना आ जाए। एक कुत्ते की तरह लोगों के आगे भीख मांग रहे थे जब वह हॉस्पिटल में लेटी किसी दूसरे मर्द के बच्चे को जन्म दे रही थी। तुम, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, एक जोरदार धमाका हुआ। चेन हू की आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने अपना हाथ उठाया और चेनकिन के चेहरे पर चढ़ने के लिए चलाया, पर आखिरकार वह खुद को उसे मारने से रोक नहीं पाया। उसके हाथ थम गए। चेनकिन ने उस गुस्से से उबलते, घबराए हुए चेन हू को देखा। एक ठंडी हंसी के साथ वह मुड़ी और चली गई। वह चेन हू को वहीं अपना सीना पकड़े और हांफते हुए छोड़ गई। उसी दोपहर सिटी पार्क में जील इनलान जमीन पर बैठ गई, अपना पेट पकड़कर। वह इतना हंस रही थी कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। चेनकिन के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। वह एक झूले पर बैठी थी। जील इनलान की हंसी सुनकर उसने अपनी आंखें नीची की और उसे एक लुक दिया। जील इनलान ने अपने आंसू पोंछे। वह खड़ी हुई और चिढ़ाने लगी। चेनकिन, मैं बस इतना कह रही हूं कि जिगरा है भाई तुम में।
तुमने असल में अपने बुढ़े को चुनौती दे दी। अगर इसके लिए तुम्हें थप्पड़ नहीं पड़ता तो किसे पड़ता? चेनकिन ने उसे घूरा। इस बार के लिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस हाल में देखकर जी लिनलान समझ गई कि उसका मूड फिर से खराब है। उसने एक ठंडी सांस ली। उसकी यादें पुरानी बातों में खो गईं। चेनकिन, यह लड़की 1 साल पहले अपने ठंडे, अलग थलग चेहरे और असाधारण स्किल के साथ यूनिवर्सिटी रेसिंग की दुनिया में छा गई थी। ट्रैक पर वह उन सब में सबसे जंगली थी। ट्रैक से बाहर वह लापरवाह और एकदम आजाद थी। उसके दीवाने हर बैच के साथ बदलते रहते थे, लेकिन मैं जानती थी रेसिंग के अलावा उसका दिल कभी किसी पर नहीं आया था। कभी कभी मैं सच में देखना चाहती थी कि आखिर वो कैसा इंसान होगा जो इसे प्यार में लापरवाह, गुस्सैल और पोजेसिव बना दे। मैं सोचती थी कि क्या मैं कभी अपनी जिंदगी में ये देख पाऊंगी? तुम क्या टुकुर टुकुर देख रही हो? क्या मैं पसंद हूं तुम्हें? चेनकिन ने जीलिनलान की नजर से नजर मिलाई। उसने रूखेपन से कहा। जीलिनलान ठहाका मारकर हंस पड़ी। अरे कतई नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहां। मैं तुम जैसी लड़की को कभी हैंडल नहीं कर पाऊंगी। मेरा बेचारा दिल कुछ साल और जीना चाहता है। अचानक चेनकिन को कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखे। उसकी आंखें तुरंत बदल गईं। वह अपनी लंबी, खूबसूरत टांगों के साथ उनके पीछे चल दी। जी लिनलान ने तुरंत अपने चेहरे से मुस्कान हटाई। वह भी उसके ठीक पीछे हो ली। कुछ घंटे पहले मैंने फोन झपट लिया था, फिर मैं एक ही सांस में काफी दूर तक भागा। सिर्फ तभी, जब मैं सचमुच और नहीं भाग सकता था, मैं आखिरकार रुका। मैं हवा के लिए हाँफ रहा था। अपनी सांसें वापस पाने के बाद मैं सीधा खड़ा हुआ, फोन निकाला और उसे अनलॉक किया। हर एक फोटो मेरे अतीत का एक टुकड़ा थी। मैंने कुछ सेकंड के लिए उसे घूरा, फिर मैं अचानक बिना किसी झिझक के मुस्कुराया। मैंने डिलीट बटन पर टैप कर दिया। वह सब अब पास्ट की बात थी। मैं उन चीजों से दोबारा कभी नहीं गुजरूंगा। अब मुझे हर दिन डर डर कर जीने की जरूरत नहीं होगी। जिंदगी में इतनी सावधानी से आगे बढ़ते हुए मैंने एक राहत की सांस छोड़ी। पहली बार मेरा शरीर और दिमाग सचमुच हल्का महसूस कर रहे थे। जैसे ही मैं घर जाने वाला था, मेरे पेट में एक भयानक मरोड़ उठी। अपना पेट पकड़कर मैं वॉशरूम की तरफ भागा। उल्टी और दस्त के एक दर्दनाक दौर के बाद मैं फार्मेसी की दवाई हाथ में लिए पार्क की बेंच पर पीला चेहरा लेकर बैठ गया। अचानक मुझे महसूस हुआ कि सामने एक लड़की खड़ी है। पे रेयान, तुम यहाँ क्यों हो? उसने मेरे पीले पड़े चेहरे को देखा। तुम्हें क्या हुआ? तुम बहुत खराब लग रहे हो। एक पुरानी बीमारी है, सब ठीक है, चिंता मत करो। क्या तुम सच में ठीक हो? मैंने उसके नाजुक खूबसूरत चेहरे को देखा और हाँ में सिर हिलाया। तो फिर मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ एंटी चैन। मैं पहले अपने क्लासमेट को घर छोड़ देती हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आप प्लीज पहले घर चले जाइए, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। मिसेस चेन ने मुझ पर एक नजर डाली। उनकी नजर काफी रूखी थी, फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। पेरयान की इस प्यार भरी जिद को देखकर मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया। तुम्हें सच में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद वापस जा सकता हूँ। पेरयान मुस्कुराई और बोली, चलो भी, ये मेरे रास्ते में ही है। इसके अलावा हम थोड़ी बात भी कर सकते हैं। मैंने पेरयान को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मेरे दिमाग में एक जाना पहचाना चेहरा कौन था? मैं बोलना चाहता था लेकिन रुक गया। जो भी पूछना चाहते हो पूछ लो। मैंने चलना बंद कर दिया। फिर मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम श्याओ सू हो? पेरयान ने मुझे देखा। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। वह एक शांत राहत के साथ मुस्कुराई। फिर उसने अपना हाथ उठाया और मेरे बालों को छुआ। अचेन, तुमने आखिरकार मुझे पहचान ही लिया। ये सच में तुम हो? तुम वाकई श्याओ सू हो? हमारी आखिरी मुलाकात को कितना लंबा वक्त बीत गया है। जैसे ही मैं बोला, मेरी आवाज थोड़ी भर्रा गई। मेरा सीना भारी हो रहा था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पापा और मम्मा के अलावा पेरयान मेरे बचपन की इकलौती ऐसी इंसान थी जिसे मैं सच में दोस्त कह सकता था। लेकिन तब उसे पेरयान नहीं कहा जाता था, उसका नाम सू रेयान था। एक बार जब मुझे बुली किया जा रहा था, तब सू रेयान ने मुझे बचाया था। यहां तक कि वह मुझे घर तक छोड़ने आई थी। उसके बाद हम दोनों पक्के दोस्त बन गए। हम एक साथ स्कूल जाते और आते थे। जब मुझे बुली करने वाले लोगों ने यह देखा तो उन्होंने सू रेयान को भी बुली करना शुरू कर दिया। लेकिन भले ही वह कमजोर दिखती थी, वो साला लड़ने में कतई उस्ताद थी। जब उसने उन्हें डराने लायक तगड़ा धोया, उसके बाद उनकी दोबारा हमें बुली करने की हिम्मत नहीं हुई। बाद में हमने एक ही मिडिल स्कूल में जाने का वादा भी किया था, लेकिन मिडिल स्कूल शुरू होने के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। मैंने हर जगह पूछताछ की, तभी मुझे दूसरे लोगों से कुछ बातें पता चली। सू रेयान एक अनाथ थी।
जब वह 4 साल की थी तो उसके माता पिता दोनों की मौत हो गई थी। उसके बाद उसे एक अनाथालय में भेज दिया गया था। मिडिल स्कूल तक उसका किसी ने अडॉप्शन नहीं किया था, इसलिए मेरे 8 साल का होने के बाद मुझे उसके बारे में फिर कभी कुछ सुनने को नहीं मिला। आई एम सॉरी अचेन, उस वक्त मेरे पास सचमुच कोई और रास्ता नहीं था। मेरे बगल से पे रयान की आवाज आई। उसने ग्लानि में अपना सिर झुका लिया। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। पे रयान की आंखें चमकी। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी पीछे से आवाज आई आई वाह, मिस पे का खाना खत्म हो गया और वह पहले से ही यहाँ डेट पर आ गई। ओह, देखो तो कौन है। पता चला ये हमारी प्यारी मिस पे है। ये कहने के बाद उसने पे रयान के बगल में खड़े मुझे देखा। ये कौन है? मिस पे का नया बॉयफ्रेंड। ये तो काफी अनजाना सा लग रहा है। चलो यहां से चलें। पे रयान ने उन्हें इग्नोर किया। उसने मुझे अपने साथ चलने का इशारा किया। तुम्हें उसे जाने हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और तुम पहले से ही डेट कर रही हो। ओह, मुझे मत बताना कि तुमने वो सब कुछ पहले ही कर लिया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। हे रयान, तुम तो काफी फास्ट निकली। चैनकिन, अपनी जुबान संभालो। हर किसी की सोच तुम्हारी तरह गंदी नहीं होती। क्या तुम वो सब कर सकती हो लेकिन मैं बोल भी नहीं सकती? मेरी भौहें थोड़ी तन गईं। मैंने चैनकिन की तरफ देखा। सिर्फ अटेंशन पाने के लिए खुद का तमाशा बनाना, यह सचमुच कतई घटिया हरकत है। यह कहने के बाद मैंने पेरयान का हाथ खींचकर आगे कदम बढ़ा दिए। चैनकिन ने हमें जाते हुए देखा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे भिंच गईं और उसकी खूबसूरत आंखों में एक काला साया छा गया। चैनकिन, तुम आखिर कब से इस लड़के की इतनी परवाह करने लगी हो? चैनकिन बिल्कुल सन्न रह गई। फिर उसने ऐसे देखा जैसे कोई मजाक सुना हो। मुझे इन चिकने चुपड़े मुफ्तखोर लड़कों से सबसे ज्यादा नफरत है। इसे देखकर ही मुझे चिढ़ होती है। हो सकता है कि वह तुम्हें भाव भी न दे। जिलिनलान, इसका मतलब बस ये है कि उसका टेस्ट ही कतई रद्दी है। तुम मुझे नीचा क्यों दिखा रही हो चैनकिन? मेरी भला क्या मजाल। उस रात जब चैनकिन घर आई तो उसने जगमगाते हुए विला को देखा और एक पल के लिए ठिठक गई। लेकिन फिर उसे शायद कुछ याद आया। उसने एक खुद का मजाक उड़ाने वाली मुस्कान दी। अपने जूते बदले बिना ही वह अंदर चली गई। जब उसने सोफे पर चेन हू को देखा तो उसके मुंह का कोना ऊपर उठा। वह मुस्कुराई और बोली, मेरा इंतजार कर रहे हो? यहां आओ। चैनकिन आगे बढ़ी। वह उससे एक हाथ की दूरी पर रुक गई। आपको क्या चाहिए चेन हू? मैंने उसे बुली किया। तो क्या? आप इसके बारे में क्या करने वाले हो? चीन हू ने गुस्से में अपना सिर घुमाया। उसने उसे बड़ी कड़क नजरों से घूरा। तुम नमकहराम बेटी। चैनकिन, क्या तुम जानती भी हो कि तुम क्या कर रही हो? मुझे जन्म देने वाली माँ तो थी लेकिन पालने वाला कोई बाप नहीं था। मैं इसके अलावा और क्या ही बनती। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, चैन हू ने उसके चेहरे पर एक करारा थप्पड़ झड़ दिया। चैनकिन का सिर एक तरफ घूम गया। लाइट के नीचे उसका नाजुक चेहरा और भी बर्फीला लग रहा था। उसका मुंह भींच गया। बिना एक शब्द बोले वह ऊपर चली गई। चेन हू का वो हाथ जिससे उसने उसे मारा था हल्का सा कांप रहा था। चैनकिन अपने कमरे में लौट आई। वह बाथरूम में गई और शीशे में अपने थोड़े सूजे हुए गाल को देखने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं। एक सुबह जल्दी मैं स्कूल के लिए भागा। डिसिप्लिन कमेटी के स्टूडेंट्स गेट पर तैनात थे। देर से आने वालों का नाम नोट कर रहे थे। मैंने अपना चेहरा छुपाया और एक ठंडी सांस ली। अपने पहले ही दिन लेट होना सचमुच थोड़ा शर्मनाक था। हार मानकर मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए। तभी अचानक पीछे से खिलखिलाने की आवाजें आईं। हे छोटे हैंडसम लड़के, हा हा। मैंने अपने कंधे पर रखे हाथ को देखा। मेरी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैं आधा कदम साइड में हट गया। जैसे ही मैंने उसे अवॉइड किया, उसने अजीब तरीके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। सॉरी, वो मुझसे थोड़ी बदतमीजी हो गई थी। मैंने पहचान लिया कि वह कौन थी। मैंने बस उसे एक फीकी नजर दी। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम नए ट्रांसफर स्टूडेंट हो ना? हाँ, मैं चैनकिन की क्लास में हूँ। तभी पीछे से अचानक एक थोड़ी भारी और नाक से बोलने वाली आवाज आई। ओह, तुम क्या कर रही हो? ओह माय गॉड, तुम असल में स्कूल बैग लेकर आई हो। तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुम कल रात भी मुश्किल से ही सोई हो, है ना? चैनकिन ने उस पर एक नजर डाली। फिर वह उसके बगल से घूमकर सीधे आगे बढ़ गई। चील इनलान जल्दी से उसके पीछे भागी। जब चैनकिन मेरे पास से गुजरी तो उसके कदम थोड़े रुके। फिर वह एकदम सपाट चेहरे के साथ आगे बढ़ती रही। जब हम स्कूल के गेट पर पहुंचे तो डिसिप्लिन कमेटी ने हमें रोक लिया। एक लड़की ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका लहजा एकदम कड़क था। चैनकिन ने अपनी आंखें उठाई। उसकी काली आंखें सीधे उस लड़की को घूरने लगी। उस घूरने से वो लड़की असहज हो गई।
उसके बगल में खड़े दूसरे मेंबर ने जल्दी से अपनी क्लासमेट की आस्तीन खींची और फुसफुसाते हुए कहा, इसे अंदर जाने दो। चेनकिन पहले से ही स्कूल में एक स्पेशल केस है। उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं और उसका खानदान बहुत पावरफुल है। यहां तक कि प्रिंसिपल भी उसे थोड़ी ढील देते हैं। बस उसे जाने दो, पंगा मत मोल लो। एक पल हिचकिचाने के बाद उसने आखिरकार अपना हाथ नीचे कर लिया। चेनकिन ने अपनी नजरें हटाई। वह जील इनलान को बुलाने के लिए मुड़ी, लेकिन उसने देखा कि जील इनलान ठीक मेरे बगल में एक उतावले पिल्ले की तरह चिपकी हुई है। यहां तक कि उसने मेरा दूध भी पकड़ा हुआ था। एक पल पहले मैं एक तरफ खड़ा होकर सैंडविच खा रहा था जब मैंने जील इनलान के पेट में गुड़गुड़ाहट सुनी थी। मैंने बस अपना एक्स्ट्रा गर्म दूध उसकी तरफ बढ़ा दिया था। तुम्हें चाहिए क्या? उसने अभी दूध लिया ही था और स्ट्रॉ डालने ही वाली थी कि किसी ने उसे सीधे उसके हाथ से छीन लिया। हे चेनकिन, तुमने भी तो नाश्ता नहीं किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका दिया हुआ कुछ पीने की? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इसमें जहर हो सकता है? क्या ऐसा सच नहीं हो सकता है ना? चेनकिन ने अपने होंठ सिकोड़े, लेकिन वो मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। क्यों नहीं? वह मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ी और बोली, क्या तुम नहीं जानते कि कोई चीज जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही जहरीली होती है? ये कहने के बाद वह हाथ में दूध लिए डिसिप्लिन कमेटी के पास से अकड़ते हुए गुजरी और कैंपस के अंदर चली गई। पे रयान क्लास में आई। तुम अभी आ रहे हो? क्या तुम लेट हो गए थे? हाँ, रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था। क्या तुमने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म ले ली? मैं भूल गया। कोई बात नहीं, स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे पता है वो कहाँ है। थैंक यू। चेनकिन क्लास में घुसी। उसने एक लड़की को अपनी सीट से हटने का इशारा किया। तुम्हें कुछ चाहिए चेनकिन? क्लासमेट, मैं यहाँ बैठ रही हूँ, तुम पीछे जाकर बैठो। उस लड़की ने राहत की सांस ली। उसने जल्दी से अपनी किताबें समेटी और वहां से खिसक गई। चेनकिन ने अपने बैग को डेस्क के डिब्बे में ठूंस दिया। अपना सिर घुमाते हुए उसने मुझे खुद को घूरते हुए पकड़ लिया। तुम मुझे लगातार क्यों घूर रहे हो? क्या तुम मुझे पसंद करते हो या ऐसा ही कुछ? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि पेरयान से दूर रहो। वह एक अच्छी लड़की नहीं है। पेरयान पलटकर बोली, चेनकिन, अब बहुत हुआ। हे रयान, मेरा इससे बात करने का तुमसे क्या लेना देना है? पेरयान पलटकर बहस करने ही वाली थी कि तभी पोडियम पर खड़े टीचर अचानक चिल्लाए, चेनकिन, ये मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं तो तुम क्लास में जब चाहो बात कर सकती हो। चेनकिन टीचर को देखकर मुस्कुराई। सॉरी टीचर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। दोपहर के ब्रेक के दौरान पेरयान मुझे ढूंढने आई। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म दिलाने ले चलती हूँ। ठीक है, मैंने धीरे से जवाब दिया। चेनकिन अपनी डेस्क पर बैठी पे रयान को मुझे बुलाते हुए सुन रही थी। उसकी उंगलियां डेस्क पर धीरे धीरे थपथपा रही थी। वह हमारी पीठ को ऐसे घूर रही थी जैसे गहरी सोच में डूबी हो। स्कूल यूनिफॉर्म लेने के बाद हम दोनों खाना खाने के लिए कैफेटेरिया गए। रास्ते में बहुत से क्लासमेट्स हमें लगातार देख रहे थे। उनकी आंखें उत्सुकता से भरी थीं। पेरयान एक ठंडी, हमेशा टॉप करने वाली स्टूडेंट के रूप में मशहूर थी। वह हमेशा अपने आप में ही मस्त रहती थी। अब मेरे जैसे एक अजनबी को उसके बगल में देखकर कोई भी बार बार पलटकर ही देखेगा। हे, तुम्हें क्या लगता है? क्या उस नए स्टूडेंट और एकेडमिक गॉडेस पे के बीच सच में कुछ चल रहा है? सॉन्ग टिंग ने हमारी तरफ एक नजर डाली, फिर उसने अपना सिर झुकाया और अपने खाने को ठूंसना जारी रखा। कोई आइडिया नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। खाना खत्म करने के बाद सॉन्ग टिंग ने अपने कपड़ों के कोने सीधे किए। उसके चेहरे पर एक सलीके वाली मुस्कान आ गई। फिर वह मुड़ा और पेरयान की तरफ चल दिया। रयान, ये कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। हेलो, मेरा नाम हाई चेन है। मैं अभी अभी यहाँ ट्रांसफर हुआ हूँ। हेलो सॉन्ग टिंग। लंच के बाद हम तीनों एक साथ बाहर निकले। पहले से भी कहीं ज्यादा आंखें हमारा पीछा कर रही थी। सॉन्ग टिंग और पे रयान सालों से ग्रेड के टॉप 5 में रहे थे। एक साथ खड़े होकर उस हैंडसम लड़के और खूबसूरत लड़की को देखकर कई लोग मन ही मन आहें भर रहे थे कि वे एक साथ कितने परफेक्ट लगते हैं। सॉन्ग टिंग लगातार पे रयान से स्कूल के काम के बारे में बात कर रहा था। हे रयान, चलो इस बार का वेलकम पार्टी फिर से एक साथ होस्ट करते हैं। सॉन्ग टिंग ने अपनी मुट्ठी भींची, फिर धीरे से उसे ढीला किया। अभी भी मुस्कुराते हुए उसने फिर से पूछा, हे रयान, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? हूं, तुमने क्या कहा? सॉन्ग टिंग बस बोलने ही वाला था कि तभी सोंग नुओ भागती हुई आई और मुझ पर चिल्लाई, आज सुबह तुम स्कूल के गेट पर पहले से ही चेनकिन के साथ हाथ पैर मार रहे थे। अब दोपहर में तुम पे रयान को ढूंढने चले आए। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मेरे भाई से दूर रहो, पे रयान ने डांटा।
सोंग नुओ, तमीज से बात करो, इतनी बदतमीज मत बनो, चूंकि हमारा यहाँ स्वागत नहीं है, हम अब जा रहे हैं। ये कहने के बाद पेरयान ने मुझे अपनी आंखों से इशारा किया। फिर मैं उसके पीछे हो लिया और जाने के लिए मुड़ गया। हम सीधे वहां से चले गए। रयान, मेरा वो मतलब नहीं था। रुको। सोंग न्यूओ ने अपने भाई को पकड़ा। देखो तो वह कैसी हरकतें कर रही है। वह साफ तौर पर खुद को बर्बाद कर रही है। इसके जैसे किसी संदिग्ध लड़के के साथ घूम रही है, तो तुम अभी भी उसकी इतनी परवाह क्यों करते हो? सोंग टिंग ने पेरयान की जाती हुई पीठ को देखा। उसके दिल में कड़वाहट भर गई। जितने समय से वह उसे जानता था, यह पहली बार था जब उसने किसी लड़के का पक्ष लिया था। क्या वह सच में हाई चेन को पसंद करने लगी थी? मैं सोचने लगा, मैं जहां भी जाता था लोग मुझसे नफरत क्यों करते थे? यानी मैं बिल्कुल भी नहीं बदला था। मैं अभी भी वही इंसान था जिससे हर कोई नफरत करता था। क्या हुआ अचैन, क्या तुम परेशान हो? मेरे साथ थोड़ी हवा खाने बाहर चलोगे? मैंने हाँ में सिर हिलाया। हम दोनों क्लासरूम से बाहर निकल गए। एक के बाद एक हम स्कूल की छत पर पहुंच गए। देखो अचैन, कोई चीज कितनी भी मुश्किल या परेशान करने वाली क्यों ना हो, अगर तुम काफी ऊंचाई पर खड़े होकर उसे दूर से देखोगे तो सबसे मुश्किल चीजें भी छोटी लगने लगती हैं। मैं उसे देखने के लिए मुड़ा। हवा ने उसके बालों को सिल्क जैसी लहरों में बिखेर दिया था। मेरी यादें तुरंत उस साल में लौट गईं जब मैं 11 साल का था। ये उस सीन में फ्लैशबैक हुआ जहां मुझे उस वक्त बुली किया जा रहा था, लेकिन उसी मोड़ पर एक लड़की बहादुरी से मेरी मदद करने के लिए दौड़ कर आई थी। वो पहली बार था जब पेरयान और मैं मिले थे। बाद में हम ऐसे पक्के दोस्त बन गए जो किसी भी चीज पर बात कर सकते थे। हम छत पर तब तक रुके रहे जब तक क्लास शुरू होने का टाइम नहीं हो गया। फिर एक साथ नीचे आए। जब हम क्लासरूम में घुसे तो चेनकिन अपनी डेस्क पर बैठी थी। हमें एक साथ आते देख उसके चेहरे पर असहजता की एक लकीर खिंच गई। मैं अभी अपनी सीट पर बैठा ही था कि जब वह मेरे कान के करीब झुकी तो उसकी आवाज में जलन का साफ पटपुट था। डेट से वापस आ गए? मुझसे दूर रहो। ये कैसा लहजा है? क्या तुम परेशान हो? क्या तुम्हारा अपनी पेरयान से झगड़ा हो गया? मैंने एक ठंडी हंसी हंसा। उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? चेनकिन के हाव भाव धीरे धीरे बदल गए। वह वापस अपनी सीट पर बैठ गई। स्कूल के बाद जब सफाई का काम खत्म हो गया तो मैं क्लासरूम से निकलने वाला आखिरी बंदा था। मैं स्कूल के गेट से ज्यादा दूर नहीं गया था कि अचानक लफंगों जैसे दिखने वाले लड़कों के एक ग्रुप ने मेरा रास्ता रोक लिया। मेरे दिल की धड़कन तुरंत तेज हो गई। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की और उनके बगल से निकलने की सोची, लेकिन साले सीधे मेरे लिए ही आए थे। उन्होंने मुझे गली में घेर लिया। तुम लोग कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम पूछते हो? हम यहाँ तुम्हें एक सबक सिखाने आए हैं। किसी और की औरत के पीछे भागना बंद करो। तभी अचानक एक लड़की की आवाज गूंजी। तुम लोग क्या कर रहे हो? चैनकिन गली के मुहाने पर खड़ी थी। उसका बैग एक कंधे पर टंगा था। उसकी काली विंड ब्रेकर की जेब पूरी ऊपर तक बंद थी और उसकी नाजुक ठुड्डी कॉलर के अंदर दबी हुई थी। लॉन्ग टाइम नो सी। मिस चैन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ खास नहीं, बस इस अनजान बच्चे के साथ थोड़ा मजे कर रहे हैं। इसे कुछ रूल्स सिखा रहे हैं। मैंने उसे थकी नजरों से देखा। मैंने सोचा, क्या इसने ही इन लोगों को भेजा है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने पहले इससे जुबान लड़ाई थी? मिस चेन, आप तो समझती हैं कि काम कैसे होता है। मुझे इस काम के पैसे मिले हैं, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के पैसे मिले हैं। बस ऐसा नाटक करो कि तुमने कुछ नहीं देखा। मुझ पर एक एहसान करो, मैं किसी और दिन तुम्हें ड्रिंक्स पिला दूंगा। चेनकिन बोली। रिलैक्स, मैं इसे उतना अच्छे से जानती भी नहीं हूं। ये कोई मेरा फैमिली मेंबर थोड़े ही है। मैं भला इस पंगे में अपनी टांग क्यों अड़ाऊंगी? चालू रखो अपना काम। मेरा दिल बैठ गया। मेरे अंदर एक कड़वा दर्द जागा। मैंने चिल्लाकर कहा, हे, तुम आखिर क्या करने वाली हो? तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि आज तो तुम्हारा पूरा पत्ता साफ होने वाला है। तुम सच में मेरी मदद नहीं करोगी? बिल्कुल, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। उस धुंधली गली में उस लड़की की आंखें तेजी से चमकी। चेनकिन, मैं वादा करता हूं। चेनकिन, जो अभी अभी गली से बाहर कदम रखी थी, रुक गई। एक हल्की मुस्कान उसके गुलाबी होंठों को छू गई। उसने अपना स्कूल बैग जमीन पर पटक दिया। फिर उसने अपनी जैकेट उतारी और उसे बैग के ऊपर फेंक दिया। वह मुड़ी और वापस चल दी। कुछ ही मिनटों में उस गली से एक के बाद एक चीखें गूंजने लगीं। बाल बिखरे और बेदम हालत में मैं दीवार के सहारे टिक गया। मैंने चेनकिन के साफ फुर्तीले मूव्स देखे, तेज, बेरहम और एकदम सटीक, किसी भी पेशेवर फाइटर से ज्यादा शार्प। अचानक उस पीले बालों वाले गुंडे ने एक छोटा चाकू निकाल लिया। वह उस अफरातफरी में
चेनकिन की तरफ लपका। तेज रिफ्लेक्स दिखाते हुए मैंने एक स्कूल बैग पकड़ा और खींच कर उसे दे मारा। किस्मत अच्छी थी कि खंजर सिर्फ चेनकिन के कपड़ों के कोने को चीरता हुआ निकल गया। क्या वो कमीना जेल जाना चाहता है? वह मुझे देखने के लिए पीछे मुड़ी। उसकी नजर ने मुझे जमा दिया। मेरा बदन अनजाने में अकड़ गया। चेनकिन मेरे पास आई। उसकी आवाज में चिंता की एक हल्की सी झलक थी। क्या तुम्हें चोट लगी है? मैंने उसका हाथ उठाया। मैंने उसकी फटी हुई स्कूल यूनिफॉर्म देखी। लड़ाई की वजह से उसके चेहरे पर पसीने की एक पतली परत चमक रही थी और उसके गाल गुलाबी हो गए थे। मैं ठीक हूं। देखो, मैं बिल्कुल चकाचक हूं। मैंने जमीन से हम दोनों के स्कूल बैग उठाए। फिर मैंने उसे उस कबाड़ जैसी गली से बाहर खींच लिया। चैनकिन और मैं सड़क पर साथ साथ चलने लगे। हे, वो मत भूलना जो तुमने मुझसे अभी वादा किया था। मैंने एक गहरी सांस ली और पूछा, बताओ, तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। जब मैं सोच लूंगी तो तुम्हें बता दूंगी। वैसे भी तुम पर मेरा एक एहसान उधार है। ठीक तभी चेनकिन के पेट से अचानक गुड़गुड़ाहट की आवाज आई। उसका पूरा चेहरा पल भर में लाल हो गया। शर्मिंदगी के मारे गुस्से में आकर वह मुझे घूरने लगी। तुम टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? क्या कभी किसी का भूखा पेट नहीं सुना? इंसानों को काम करने के लिए खाने की जरूरत होती है। तुम्हें क्या लगता है मेरी एनर्जी बर्न नहीं होती? जल्दी करो और मुझे कुछ खिलाने ले चलो। लेकिन लगातार कई रेस्टोरेंट्स चेक करने के बाद भी चेनकिन उनमें से किसी से भी संतुष्ट नहीं हुई। उसने अचानक मुझसे पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? सुन्निन। सुन्निन? तो फिर मुझे कुछ असली जियांगिन डिशेस बनाकर खिलाओ। मैंने कभी असली डिशेस नहीं खाई हैं। मैंने इस बारे में सोचा। फिर मैंने हाँ में सिर हिलाया। हम ग्रोसरी के लिए सुपरमार्केट गए। चेनकिन को बहुत सारी चीजें खानी थी। यह मछली अच्छी लग रही है, वो झींगे भी ले लो और कुछ हरी सब्जियां भी। चलो, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। जब हम बाहर आए तो मैं कई सारे बैग्स उठाए हुए था। हम दोनों मेरे फ्लैट पर वापस आ गए। मैं किचन में गया और काम में जुट गया। इस बीच चेनकिन ऐसे ठाठ से रह रही थी जैसे अपने ही घर पर हो। वह सोफे पर फैल गई और टीवी देखने लगी। डिनर तैयार है, मैंने उसे आवाज दी। चेनकिन सोफे से उठकर बैठी। फिर वह टेबल के पास आई। मैंने नॉर्मली पूछा, तुम ड्रिंक में क्या लोगी? फ्रूट जूस है। क्या तुम्हारे पास बियर है? नहीं। चेनकिन ने अपना मुंह सिकोड़ा। उसने एक चिकन विंग उठाया और उसे अपने मुंह में डाला। ये मीठा क्यों है? क्या कोला चिकन विंग्स हमेशा मीठे नहीं होते? सुन्निन के लोग थोड़ा मीठा फ्लेवर पसंद करते हैं। ये हरी सब्जियां भी इतनी फीकी क्यों हैं? इनमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। मुझे कुछ स्पाइसी चाहिए। तो इसे ट्राई करो। इसका टेस्ट थोड़ा ज्यादा नमकीन और बढ़िया है। तो फिर मैं मजबूरी में यही वाला ले लेती हूँ। ये बस ठीक ठाक ही है। आधे घंटे बाद मैंने टेबल पर बिखरी खाली प्लेटों को देखा। मेरे मुंह का कोना फड़क उठा। भाई, इसे वो बस ठीक ठाक कह रही थी। पूरा साफ कर दिया। जब मैंने बर्तन समेटना खत्म किया तो मैंने चेनकिन को सोफे पर दुबक कर सोते हुए पाया। उसका बदन आधा मुड़ा हुआ था। वह सोफे पर एक बिल्ली के बच्चे की तरह सिमटी हुई थी। मैंने सोचा कि कैसे उसने पहले मुझे बचाया था। मेरी खातिर उन गुंडों से लड़ गई थी। मेरे दिल में एक हल्की सी हलचल हुई। चेनकिन असल में काफी अच्छी लड़की थी। तभी उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसने मुझे चौंका दिया। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? वह उठकर बैठी। फिर उसने मेरी तरफ अपनी भौहें चढ़ाई। मुझे पता है मैं दिखने में कतई पटाखा हूं, लेकिन तुम्हारी आंखों का ये लुक कुछ ज्यादा ही साफ है। मैंने अपनी आंखें घुमाई। फिर मैं पास की एक कुर्सी पर बैठ गया। अगर तुम जाग गई हो तो जल्दी से निकलो यहां से। काफी देर हो चुकी है। तभी एक मजेदार फोन की रिंगटोन ने उसकी बात काट दी। उसने कॉल उठाया। फिर उसने उसे स्पीकर पर डाल दिया। चैनकिन, तुम कहां हो? जल्दी आओ। हमेशा वाली जगह पर। वो ताऊ फैमिली का लड़का बकवास कर रहा है और तुम्हें भड़का रहा है। वह कह रहा है कि पिछली बार तुमने उसे एक लूजर की तरह कुचला था। इस बार वह हिसाब चुकता करने के लिए बैकअप लेकर आया है। तुम आ रही हो या नहीं? चेनकिन मना करने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। एक नए आइडिया के साथ उसकी आंखें घूमी। ठीक है, उसे वेट करने के लिए कहो। मैं जल्दी ही वहां पहुंचती हूँ। उसने फोन काट दिया। फिर वह खड़ी हुई और अपनी जैकेट पहन ली। चलो भी, मैं तुम्हें कहीं ले जा रही हूं। नहीं, अरे चलो भी। आज मैंने जो तुम्हें हीरो की तरह बचाया और उन बदमाशों को खदेड़ने में तुम्हारी मदद की, उसके बदले ही सही मेरे साथ चलो। ठीक है, चलो चलो। मैं वाकई तुम्हारा कर्जदार हूं। टैक्सी काफी देर तक चलती रही। आखिरकार वह एक खुले मैदान में रुकी। जील इनलान भागकर आई। जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। ओह, छोटा हैंडसम लड़का भी आया है।
हाँ चेनकिन, तुम उसे अपने साथ भी ले आई और अभी भी जिद कर रही हो कि तुम उसे पसंद नहीं करती। अब हमें एक धमाकेदार ड्रामा देखने को मिलेगा, है ना? चेनकिन, वो लड़का सुशिंग यहाँ आया है। वह अपने साथ अच्छी खासी भीड़ लाया है। वे ठीक एंट्रेंस के बाहर इंतजार कर रहे हैं। सुशिंग आगे बढ़ा। चेनकिन, मुझे लगा तुम डर गई और तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत नहीं हुई। क्या बात है? क्या तुम्हें हवालात में काफी टाइम नहीं मिला? लगता है वहां का खाना काफी बढ़िया था। तुम पहले से ही यहाँ वापस फुदकने लगे हो। अगर तुमने पिछली बार मुझे फंसाया नहीं होता तो क्या मैं वहां पहुंचता? अगर मेरा सचमुच तुम्हें फंसाने का इरादा होता तो क्या तुम्हें लगता है तुम सही सलामत बाहर आ पाते? दिमाग एक बहुत काम की चीज है। अफसोस कि तुम्हारे पास नहीं है। सुशिंग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसका लहजा और कड़क हो गया। चेनकिन, 1 महीना हो गया है। क्या तुम्हारी मुझसे 1-on-1 रेस करने की औकात है? चेनकिन ने ऐसे देखा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा चुटकुला सुना हो। उसके पतले होंठ थोड़े खुले। सोशिंग, क्या पुलिस स्टेशन तुम्हारे लिए काफी नहीं था? इस बार तुम सीधे ऑर्थोपेडिक्स वार्ड जाना चाहते हो क्या? क्या मैं तुम्हारे लिए एक वीआईपी हॉस्पिटल रूम बुक कर दूं? ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। चेनकिन, ज्यादा हवा में मत उड़ो। हमें अभी नहीं पता कि कौन जीतेगा। आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यहाँ का असली राजा कौन है। तभी सुशिंग ने चेनकिन के बगल में खड़े मुझ पर ध्यान दिया। उसकी नजरें मुझ पर चिपक गईं। चेनकिन ने उसकी घूरने वाली नजर को भांप लिया। उसने नफरत से अपनी भौहें सिकोड़ी। फिर वह आगे बढ़ी और मुझे उसकी नजरों से छुपा दिया। तुम क्या देख रहे हो बे? अपनी ये गंदी आंखें अपने पास ही रखो। सुशिंग ने मजबूरी में अपनी नजरें हटाई। चेनकिन, एक शर्त लगाने की हिम्मत है? अगर तुम हमारी रेस हार गई तो अपनी पीठ के पीछे खड़े इस सुंदर लड़के को मुझे सौंप देना। अगर मैं हारा तो मैं तुम्हें अपनी लेटेस्ट पगानी दे दूंगा। कैसा रहेगा? तुम्हारा कोई घाटा नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं एक शर्त और जोड़ रही हूं। अगर तुम हारे तो अपनी उस खटारा कार को उठाना और रेसिंग की दुनिया से दफा हो जाना। दोबारा मेरे सामने अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। तुम्हें देखकर ही मुझे चिढ़ होती है। मैं राजी हूं, बस बाद में पछताना मत। मैंने धीरे से कहा। चेनकिन, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें मेरे बारे में फैसला करने का क्या हक है? क्या गड़बड़ है? तुम मुझे शर्त की चीज की तरह कैसे यूज कर सकती हो? क्या होगा अगर तुम रेस हार गई? क्या तुम सचमुच मुझे उस ठरकी के साथ जाने दोगी? रिलैक्स, हम दोनों मिलकर उसे आराम से धूल चटा सकते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है हम दोनों? मुझे ड्राइव करना नहीं आता चेनकिन। लेकिन वह पीछे मुड़ी। उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया। फिर वह चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। मेरा हो गया, मैं ये नहीं कर रहा हूं। जी लिनलान ने रोका। जाओ मत। वह यूनिवर्सिटी रेसिंग में सबसे बेस्ट है। मुझ पर भरोसा रखो। मैंने अपना सिर घुमाया। रेसिंग हेलमेट के पार मेरी आंखें उसकी आंखों से मिली। मैंने चेनकिन की गोल गोल आंखों को देखा। वे पूरी तरह से मिन्नत से भरी थी। मेरा दिल पिघल गया। मैंने अपनी सीट बेल्ट दोबारा बांध ली। हाँ हाँ, मुझे पता था अचेन सबसे बेस्ट है। कार धीरे धीरे स्टार्ट हुई। इंजन की कान फाड़ देने वाली गूंज सुनकर मैंने सीट को मजबूती से पकड़ लिया। अचेन, क्या तुम जानते हो कि मैंने कॉलेज में रेसिंग को क्यों चुना? ट्रैक पर हवा से बातें करने का यह एहसास, ये मुझे सब कुछ पीछे छोड़ने में मदद करता है। ये मुझे हर एक दर्दनाक चीज को भूलने में मदद करता है। हवा मेरी सारी चिंताओं को उड़ा ले जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह तुम्हारे लिए भी ऐसा ही करे। कार एक तीर की तरह आगे की तरफ भागी। एक्सेलरेशन की ताकत ने मुझे सीट से मजबूती से चिपका दिया। दोनों तरफ के नजारे बड़ी तेजी से पीछे धुंधले होते जा रहे थे। मेरे आसपास बुली किए जाने और बेइज्जती की वो सारी आवाजें जैसे गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे ट्रैक पर इस बहती हवा के बीच पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूं। दोनों कारें बिना रुके एक दूसरे का पीछा कर रही थी। मैंने मुड़कर चेनकिन के उस फोकस से भरे चेहरे को देखा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अब सिर्फ आखिरी आधा लैप बचा था। सुशिंग की कार एक एंगल पर हमारे ठीक पीछे बनी हुई थी। हमसे ऐसे चिपकी थी जैसे छोड़ेगी ही नहीं। अचानक रेस कार एक्सीलरेट होते ही दहाड़ उठी। चेनकिन ने पैर सीधे एक्सेलरेटर पर दबा दिया। हमने सबसे पहले फिनिश लाइन को पार किया। चेनकिन और मैंने अपने हेलमेट उतारे और बाहर आ गए। सुशिंग गुस्से और घबराहट में अपनी कार से बाहर कूदा। मुझे तुम्हारी कार की कोई जरूरत नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस मेरे लिए काफी घटिया है। उस डील को याद रखो जिस पर तुम राजी हुए थे। इस कबाड़ को उठाओ और रेसिंग की दुनिया से बाहर निकलो। दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। ठीक है चेनकिन, तुम्हारे पास जिगरा है। तुम बस दुआ करो कि तुम्हारा ये घमंड हमेशा ऐसा ही रहे। किसी दिन मुंह के बल मत गिर जाना। हाँ हाँ, मैंने कहा।
चलो यहाँ से चलें, यहाँ की हवा में बदबू है। मैं ट्रैक से दूर चेनकिन के पीछे पीछे चल दिया। अभी रेस कैसी लगी तुम्हें? डर के मारे तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हुई ना? पूरी नहीं थी। ट्रैक पर उड़ने का वो एहसास सच में मुझे हर दर्दनाक चीज भुला सकता है। तो चेनकिन, तुम आखिर कौन सा दर्द छुपाए बैठी हो? ऐसी कौन सी चीज थी जिसे भूलने के लिए तुम्हें इस पागलपन भरी रफ्तार की जरूरत पड़ रही थी? तुम क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? काफी देर हो चुकी है। मैं थोड़ी रहमदिली दिखाकर तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। चेनकिन, थैंक यू। आज मेरी मदद करने के लिए सचमुच बहुत बहुत थैंक यू। अरे, ये तो कुछ भी नहीं था। तुम अचानक इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? इसके अलावा तुमने सुशिंग को हराने में मेरी मदद भी तो की है ना? हम एक साथ जीते। हाँ हाँ, लेकिन मैं तो पैसेंजर सीट पर था और सीट बेल्ट पकड़ने के अलावा मुझे नहीं लगता मैंने कोई मदद की, क्योंकि तुम्हारे बगल में होने से मुझे काफी सुकून महसूस हो रहा था। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर तुम्हें मुझे ढंग से थैंक यू कहना चाहिए। मुझे पता है तुम्हें तुम्हारी ट्रीट जल्दी ही मिल जाएगी। कार मेरे घर के बाहर पहुंची। अचेन, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। चेनकिन कार से बाहर निकली। उसका चेहरा उम्मीदों से भरा था। उसने मुझे घर की तरफ बढ़ते देखा। मैंने उसकी तरफ हाथ हिलाया। फिर मैं मुड़ा और ऊपर चला गया। अगले दिन स्कूल में चेनकिन ने मेरी डेस्क पर नाश्ता रख दिया। गुड मॉर्निंग अचेन, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ। इतनी उतावली चेनकिन का सामना करते हुए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने पहले ही खा लिया है, तुम इसे खा लो। मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद कर लाई हूँ। तुम कितने पतले हो। सुबह की क्लासेस काफी लंबी होती हैं। अगर बाद में भूख लगे तो खा लेना, इसे बर्बाद मत करो। क्लास की घंटी बजी। पहली क्लास फिजिक्स की थी। फिजिक्स के टीचर एक टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। उनके लेक्चर्स कतई लॉजिकल और टाइट होते थे। अगर आप एक पल के लिए भी भटके तो आप उनके लॉजिक को कैच नहीं कर पाएंगे। जब क्लास खत्म हुई तो मुझे एहसास हुआ कि पे रयान आज स्कूल नहीं आई थी। मैंने अपना फोन निकाला और उसे एक मैसेज भेजा। शायद कोई जरूरी काम आ गया हो। पे रयान का कोई रिप्लाई नहीं आया। चेनकिन ने पूरी सुबह अपनी डेस्क पर सोकर बिताई। दोपहर में छुट्टी की घंटी बजी। चेनकिन, उठ जाओ, कैंपस के बाहर एक नया हॉटपॉट प्लेस खुला है। उसके रिव्यूज कतई बवाल हैं। चलो वहां खाने चलते हैं। चेनकिन, चलो भी। चेनकिन ने डेस्क से अपना सिर उठाया। नींद भरी आंखों से उसने जी लिनलान को देखा। फिर वह खड़ी हुई और मुझे अपनी तरफ खींचा। चलो भी, मुझे भूख लगी है। चलो साथ में खाना खाते हैं। चेनकिन पहले से ही कैंपस की सेलिब्रिटी थी और मैं खुद भी काफी हैंडसम था। हम तीनों साथ साथ चल रहे थे। जल्द ही हम कैंपस में सबका ध्यान खींचने वाला नजारा बन गए। ठीक तभी मैंने दूर से एक जाना पहचाना साया अपनी तरफ आते देखा। वह पेरेयान थी। पेरेयान के सिल्क जैसे मुलायम बाल उसके कंधों पर बिखरे थे। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। उसने मुझे और मेरे बगल में चेनकिन को देखा। फिर उसकी नजरें तुरंत हट गईं। वह तेजी से हमारे पास से गुजर गई। मेरे अंदर की आवाज ने मुझसे कहा, पेरेयान पक्का किसी मुसीबत में फंसी है। तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं नहीं आ रहा हूं। चेनकिन और बाकी लोगों से यह कहने के बाद मैं जाने के लिए मुड़ गया। वहीं रुक जाओ, क्या तुम पेरेयान को ढूंढने जा रहे हो? हाँ, तुम दोनों जाओ, मेरी चिंता मत करो। मैं देखने जा रहा हूं कि उसके साथ क्या हुआ है। अगर तुम अभी उसके पास गए तो दोबारा मेरी शक्ल देखने मत आना। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने फिर से सीधे मुझे घूरा। वह मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी। मुझे याद आया कि कैसे चेनकिन हमेशा अपनी मनमर्जी चलाने पर अड़ी रहती थी। चलो फिर कभी खा लेंगे। मैंने चेनकिन की धमकी को इग्नोर किया। ये कहने के बाद मैं मुड़ा और पीछे पे रयान की तरफ चल दिया। चेनकिन, कोई बात नहीं, हम दोनों उस गधे के बिना भी जा सकते हैं। वैसे भी मैं ज्यादा रिलैक्स फील करूंगी। हम जो चाहे बोल सकते हैं। मैंने पे रयान को आवाज दी। पे रयान, क्या तुम ठीक हो? क्या कुछ हुआ है? हे रयान, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। बस हल्का सा बुखार है। मैं दवाई लेने के लिए छुट्टी ली थी। मैंने तुम्हारा भेजा हुआ मैसेज देखा था। थैंक यू अचेन। मैंने उसके चेहरे के दाहिने हिस्से को देखा जो लाल और सूजा हुआ था। एक धुंधला लाल थप्पड़ का निशान अभी भी वहां छपा था। जब तक तुम ठीक हो, चलो लगभग दोपहर हो चुकी है, मैं तुम्हें लंच कराता हूँ। तुम क्या खाना पसंद करोगी? हूँ। मैंने पेरेयान के सामने ट्रे रख दी। पेरेयान अपना सिर आधा झुकाए रही। शांति से वह अपनी चॉपस्टिक से खाती रही। तभी वहां सोंगटिंग आ गया। रयान, क्या तुमने अंकल पे के प्रपोजल के बारे में कुछ सोचा? यह सुनकर पे रयान ने अपना सिर उठाया तक नहीं, लेकिन मैंने देखा कि उसकी उंगलियां चॉपस्टिक पर कस गईं। बच्चू, क्या तुमने पिछली बार से काफी सबक नहीं सीखा? ये तुम हो सोंगटिंग। तुमने अचेन के साथ क्या किया? कुछ नहीं, मैंने बस उसे हकीकत का आईना दिखाने में मदद की। बस ये पक्का किया कि उसे अपनी औकात पता रहे।
याद रखना, इस वीकेंड मेरी फैमिली जो चैरिटी बॉल होस्ट कर रही है उसमें तुम्हें आना है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सबसे खूबसूरत डांस पार्टनर बनो। जहां तक इस देहाती गंवार की बात है, तुम भी आ सकते हो। आखिरकार कीचड़ में रेंगने के बाद ही पता चलता है कि बादल कितने ऊंचे होते हैं। आकर देखो कि असली खानदानी रईस कैसे दिखते हैं और वे तुम्हारे जैसे नीच कचरे से कितने अलग होते हैं। अचैन, उसकी बकवास पर ध्यान मत दो। वह हमेशा ऐसा ही कचरा बोलता रहता है। वह तुम्हें धमकी दे रहा है ना? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बेरयान की तरफ देखा। इस वीकेंड मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अचैन, मैं तुम्हें इस पंगे में नहीं घसीटना चाहती। आखिर में तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें उन भेड़ियों और सड़ियल कुत्तों का सामना करने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। तब उसने अपना सिर उठाया और मुझे देखा। उसके उस परेशान चेहरे पर एक हल्की सी राहत भरी मुस्कान आ गई। लंच ब्रेक के बाद चेनकिन की सीट खाली ही रही। मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की लेकिन फोन नहीं लगा। आखिरकार मैंने उसकी चिंता करना बंद कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि अब मुझे एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को संभालना है। शनिवार की रात मैं वादे के मुताबिक एक प्राइवेट क्लब के ओपन एयर डांस हॉल में पहुंच गया। जिस बॉल का सोंग टिंग ने जिक्र किया था वह असल में चेन फैमिली के बिजनेस द्वारा होस्ट की गई एक इन्वेस्टमेंट गाला थी जो शहर के उभरते टेक स्टार्टअप्स में से एक था। उस पार्टी के सेंटर में आलीशान और संस्कारी दिखने वाले चेन कपल खड़े थे। पिछले 10 सालों से उन्होंने खुद को चैरिटी के काम में समर्पित कर रखा था। सोंग टिंग और सोंग नुओ भी वहां मौजूद थे। वे दोनों शरीफ लोगों की तरह सज धज कर आए थे, हाथों में वाइन ग्लास लिए हुए। वे पे सिस्टर्स की चमचागिरी कर रहे थे और उनके साथ ग्लास टकरा रहे थे। मैंने ऐसे ही घूमते हुए पार्टी पर एक सरसरी नजर डाली। मुझे एक जाना पहचाना साया दिखा। चेनकिन एकदम नॉर्मल कपड़ों में थी। वह एक लाउंज चेयर पर बैठी थी और एक एक करके अंगूर खा रही थी। चेनकिन, अचैन, तुम यहां क्या कर रहे हो? फिर उसने डांस फ्लोर पर मौजूद पे रयान की तरफ देखा। उसने ताना मारते हुए कहा, मुझे पता था तुम यहाँ पे रयान के चक्कर में चुपके से घुस आए ना। तुम तो सच में पक्के ढीठ हो अचैन। तुम उसका पीछा करते हुए यहां तक आ गए। तुम सच में उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, क्यों? मैंने उसकी बातों के मजाक को इग्नोर किया। मैंने पूछा, तुमने मेरे मैसेजेस का कभी जवाब क्यों नहीं दिया? मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। मैं तुम्हें जवाब क्यों दूं? अगर मेरा मन नहीं होगा तो मैं नहीं दूंगी। क्या हम दोस्त नहीं हैं? ओह, दोस्त? तो मुझे बताओ, किस तरह के दोस्त? नॉर्मल दोस्त या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड? मैं बस जवाब देने ही वाला था कि पेरयान वहां आ गई। अचैन, तुम आ गए। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। चैनकिन ने पलट कर कहा, अच्छा मिस पे, इस बार आप अपना अगला बकरा, मेरा मतलब गॉडफादर, कौन सा चुन रही हैं? क्या आप सोंग फैमिली की चमचागिरी करेंगी या जियाओ फैमिली की या वोंग फैमिली की? इतने सारे ऑप्शंस देखकर क्या आपकी आंखें चौंधिया नहीं रहीं? संभल कर, कहीं चकरा न जाओ। चेनकिन, क्या तुम एक बार तमीज से बात नहीं कर सकती? तुम हर बार ऐसी हरकतें क्यों करती हो? ठीक तभी सोंग भाई बहन भी उधर आ गए। सोंग नुओ ने मुझे देखा और मुंह बनाया। भाई, ये सच में यहां आ गया। यूनिवर्सिटी में हमारा चेहरा देख लेना ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात थी। हम ऐसे लोग नहीं हैं जिन तक तुम अपनी औकात से बाहर पहुंच सको। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के डिलीवरी बॉय हूं। तुमने किस पटरी बाजार से ये नकली सूट खरीदा है? क्या तुम्हें पता भी है कि यह किस होट कुट्योर ब्रांड की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे पहनने की? पे रयान ने गुस्सा किया। सोंग टिंग, अपनी हद पार मत करो। रयान, तुम आखिर इसकी वकालत क्यों कर रही हो? मैं तो बस इसे इसकी औकात याद दिला रहा हूं। इसे अपनी लिमिट पता होनी चाहिए और अपनी औकात से ऊंचे सपने देखना बंद करना चाहिए। मैंने सोंग टिंग की आंखों में देखा और सीधे शब्दों में कहा, मैं कौन हूं? मेरी हैसियत का फैसला करने वाले तुम कोई नहीं होते। कम से कम मुझे खुद को साबित करने के लिए दूसरों को कुचलने या किसी और के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी अचानक भीड़ में हलचल हुई। देखो, वो इन ग्रुप की प्रेसिडेंट हैं। मेरे भगवान, अफवाहें सच थी। प्रेसिडेंट सचमुच एक औरत है। वह अचानक यहाँ क्यों आ गई? सोंग भाई बहन फटी आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। फिर वे जल्दी से भीड़ के अंदर घुस गए। पेरयान ने मुझे बड़े कंफ्यूजन के साथ देखा। भीड़ धीरे धीरे हम तीनों के करीब आने लगी। तभी भीड़ में से एक अधेड़ उम्र की महिला बाहर निकली। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। फिर वह रुकी और मुझसे बोली, तो ये है वो क्लासमेट्स जिनसे तुम अपने नए स्कूल में मिले हो। लगता है इस नए स्कूल में तुम्हारी जिंदगी काफी रंगीन रही है। यह कहने के बाद वह मुड़ी और चली गई। मेरे पीछे चेनकिन,
पेरेयान, सोंग टिंग, सोंग न्यूओ और बिजनेसमैन की पूरी भीड़ मुझे देख रही थी। सबके दिमाग में अपने अपने विचार चल रहे थे। मैं सोचे बिना नहीं रह सका। सोंग टिंग ने कभी यह सोचने की जहमत नहीं उठाई कि क्या मेरा सचमुच कोई बैकग्राउंड नहीं था। मैं आखिर अचानक से इस बेहद कॉम्पिटिटिव शंघाई के नंबर 1 हाई स्कूल में कैसे ट्रांसफर हो सकता था। मेरे माता पिता कभी इस शहर की बिजनेस वर्ल्ड के मशहूर पावर कपल हुआ करते थे। मेरे 4 साल के होने से पहले मेरी जिंदगी लाड प्यार और ऐश ओ आराम में गुजरी थी, लेकिन एक कार एक्सीडेंट ने मेरे पिता की जान ले ली। उसके बाद मेरी माँ एकदम अकेली और रूखी हो गई। उन्होंने अपनी पूरी ताकत उस बिजनेस में झोंक दी जो मेरे पिता छोड़ गए थे। एक बार जब मैं इतना बड़ा हो गया कि समझ सकूं, तो मैं खुद ही उस खानदानी विला से बाहर निकल आया। मैं बाहर अकेला रहने लगा। आखिरकार मेरी माँ का साथ मेरे लिए ऐसा बन चुका था जिसके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी माँ के जाने के बाद चेंग कपल उतावले होकर मेरे आसपास मंडराने लगा। उन्होंने रयान को मेरी तरफ धकेला। यंग मास्टर यांग, तुम और हमारी रयान स्कूल में सबसे करीब हो। जब भी टाइम मिले हमारे घर आया करो। बिजनेस वर्ल्ड ऐसे ही काम करता था। यहाँ लोगों के रंग पलक झपकते ही बदल जाते हैं। एक पल पहले उन्होंने मुझ पर सोंग टिंग के मजाक उड़ाने को इग्नोर किया था और अब सब बदल चुका था। जैसे जैसे और लोग मेरे आसपास जुटने लगे, मुझे बालकनी में खिसकने और आराम करने का मौका मिल गया। तभी पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ बाहर क्यों भाग आए? यंग मास्टर जियांग को अटेंशन का सेंटर बनना पसंद नहीं है क्या, जहां हर कोई उन्हें किसी अनमोल खजाने की तरह पूज रहा हो? मुझे सच में पसंद नहीं है। और तुम यहाँ बाहर क्यों आई? वहां अंदर के लोग सबसे नंबर 1 के ढोंगी और चमचे हैं। वे ताकतवर के पैर चूमते हैं और कमजोर को कुचलते हैं। साला सांपों का बिल है वो। उन्हें देखकर ही मेरा मूड खराब हो जाता है। आई एम सॉरी, मुझे उस दिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। पेरेयान और मैं असल में एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त है। उस दिन उसे उस हाल में देखकर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। ओह, तो जियांग ग्रुप और पे फैमिली में इतनी पहले से ही साठ गांठ चल रही थी। कोई आश्चर्य नहीं, कतई परफेक्ट मैच है। एक असली पावर अलायंस। तुम कभी सीधे सीधे बात क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें हर बार ऐसे तीखे ताने मारना क्यों जरूरी है? इसके अलावा जब मैं रयान से मिला था तब उसका सरनेम पे था भी नहीं। बड़ी होने के बाद ही उसे पे कपल ने अडॉप्ट किया था। जब चेनकिन ने मेरी ये बात सुनी तो उसकी नजरें थोड़ी शून्य में खो गईं। पे रयान अडॉप्टेड थी। पिछली बार तुम अचानक मुझे धोखा देकर चले गए थे। तुमने मुझे अकेले हॉट पॉट खाने पर मजबूर किया। बताओ इस बार तुम इसकी भरपाई कैसे करने वाले हो? मैंने उसकी सीधी नजर से आंखें मिलाई। मेरा चेहरा थोड़ा गर्म हो गया। तुम्हें क्या चाहिए? इस पार्टी का खाना कतई बकवास है। यह सब बस दिखावे की नौटंकी है। चलो भी यंग मास्टर जियांग, मैं तुम्हें कुछ सचमुच बढ़िया खिलाने ले चलती हूँ। हे रुको, पेरेयान अभी भी अंदर है। क्या हम ऐसे ही जा रहे हैं? रिलैक्स करो। अब तक सबको पता चल चुका है कि पेरेयान यंग मास्टर जियांग के प्रोटेक्शन में है। वो मौका परस्त लोग उसकी चाटुकारिता करने में बिजी होंगे। अब उसकी राह में रोड़ा अटकाने की किसकी मजाल। चलो चलें। उस रात एक बारबेक्यू स्टॉल पर चेनकिन और मैं एक छोटी सी टेबल पर बैठ गए। हे, जब तुम इन ग्रुप के वारिस हो, उस औरत के बेटे हो, तो तुम अभी भी उस खटारा सी छोटी अपार्टमेंट बिल्डिंग में अकेले क्यों रह रहे हो? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि मैं इन ग्रुप का हूं? और किसने कहा कि अमीर लोगों को बड़े विला में ही रहना चाहिए, लग्जरी कारें चलानी चाहिए और हर दिन लाइमलाइट में रहना चाहिए? बात मत बदलो। तो प्रेसिडेंट के साथ तुम्हारा आखिर क्या रिश्ता है? माँ बेटे का या रिश्तेदारों का? वह वाकई मेरी माँ है, लेकिन मेरे पिता की मौत के बाद वह बदल गई। उन्होंने सब कुछ, यहां तक कि खुद को भी उस तथाकथित करियर के हवाले कर दिया। जहां तक मेरी बात है, उस मोड़ पर मैंने अपना सिर झुका लिया। मेरे अंदर एक उदासी जाग उठी। चेनकिन को शायद अपने और मेरे अतीत की कुछ झलकियां आपस में मिलती हुई दिखी। उसने नम आंखों से मुझे देखा। वह बोलना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। क्या तुम्हें अभी भी हमारी पहली मुलाकात याद है? क्या हमारी पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी में नहीं हुई थी? पहली बार जब तुमने मुझे देखा था, मैं यूनिवर्सिटी टाउन की फूड स्ट्रीट पर बारबेक्यू खा रहा था। तब तुम भागकर आई और मुझे जबरदस्ती किस कर लिया। मैंने देखा कि उसके कानों के किनारे अनजाने में लाल हो गए। उसने एक शातिर और कातिलाना मुस्कान के साथ मुझे देखा। तो फिर चलो साथ हो जाते हैं। मैं पूरी तरह से अवाक रह गया। समझ नहीं आया कि क्या कहूं। जो एक बढ़िया डिनर होना चाहिए था, वह हड़बड़ी में खत्म हो गया। सोमवार की सुबह मैं क्लासरूम में जल्दी पहुंच गया।
जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मैंने देखा कि मेरी डेस्क पर खूबसूरती से पैक किए हुए सैंडविच, बोतल का दूध और परफेक्ट शेप के फ्राइड एग्स रखे थे। मैं अपनी पूरी डेस्क पर फैले उस नाश्ते को देखता रह गया। मेरे आसपास के क्लासमेट्स जलन के मारे मुझे घूरने लगे। अचेन, तुम आ गए। मुझे डर था कि तुमने नाश्ता नहीं किया होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें ले आई। देखो तुम्हें क्या पसंद है। वह बोल ही रही थी कि चेनकिन दरवाजे से अंदर आई। अचेन, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूं। ये बिल्कुल गर्मा गर्म तवे से उतरा है, इसे गर्म ही खा लो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसकी नजर मेरी डेस्क पर रखे नाश्ते और उसकी पैकेजिंग पर पे फैमिली के लोगों पर पड़ी। उसकी आंखों में गुस्से की एक चिंगारी कौन थी। हे रयान, तुम्हारा नाश्ता तुम्हारी खुद की डेस्क पर क्यों नहीं है? ये अचेन की डेस्क पर क्या कर रहा है? मैंने ये नाश्ता अचेन के लिए खरीदा है, वह इसे खाए या ना खाए ये उसकी मर्जी है। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम जो लाई हो उसे अपने पास ही रखो। अचेन को तुम्हारा खाना नहीं चाहिए, उसे मेरा खाना चाहिए। क्या यह सच है अचेन? क्या तुम सचमुच वो नहीं चाहते जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है? अरे वो, असल में मैं पहले ही नाश्ता कर चुका हूँ, मेरा पेट पूरा भरा है। ये सब तुम दोनों ही इसे खा लो, इसे बर्बाद मत होने दो। किस्मत अच्छी थी कि ठीक उसी वक्त क्लास की घंटी बज गई, जिससे मैं इस भारी मुसीबत से बच निकला। लेकिन मैं इसे सिर्फ कुछ पल के लिए ही टाल पाया था। मैं हमेशा के लिए छुप नहीं सकता था। लंच के समय चेनकिन बोली, अचेन, हम पिछली बार कभी हॉट पॉट खाने नहीं जा पाए। मैं उस बात से काफी नाराज हूँ। चलो हमें लंच में इसकी भरपाई करनी होगी। पेरेयान ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और पलटकर बहस की। अचेन पहले ही मेरे साथ लंच करने के लिए राजी हो चुका है, तुम जाकर अकेले हॉट पॉट खाओ। मैंने उन दोनों को देखा जो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। मैं बस वहां खड़ा होकर बेवकूफों की तरह मुस्कुराता रहा। आखिरकार हम तीनों कैंपस में साथ साथ चलने लगे। चेनकिन मेरे लेफ्ट में थी, पेरेयान मेरे राइट में थी। हे भगवान, इस लड़के का क्या सीन है भाई। दो दो कतई ज़हर लड़कियां इसके आगे पीछे घूम रही हैं। इसमें गलत क्या है? देखो तो कितना हैंडसम है, उसका ऑरा ही अलग है भाई। क्या तुमने सुना है? हाई चेन का कनेक्शन उस मशहूर ज्यांग ग्रुप से है। कोई आश्चर्य नहीं, बस उसे देखो, वह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता। वो खानदानी रईस वाला लुक पैदाइशी होता है। पूरे रास्ते कैंपस में लोग मेरे बारे में गॉसिप कर रहे थे। जब से मैं उस पार्टी में दिखा था, कैंपस में मुझे नीचा दिखाने वाले लोग काफी कम हो गए थे। अब वहां उत्सुकता और चमचागिरी ज्यादा थी। चेनकिन ने मेरे बगल में खड़ी पे रयान पर एक नजर डाली। कुछ कबाब में हड्डी लोग दिन दहाड़े सूरज से भी ज्यादा चमक रहे हैं। टाइमिंग की कोई समझ ही नहीं है। पे रयान ने चेनकिन की तरफ देखा, उसकी आंखों में हिकारत साफ दिख रही थी। तीसरा पहिया कौन है यह तो वक्त ही बताएगा। जब तक हम हॉट पॉट रेस्टोरेंट नहीं पहुंच गए, मेरी सांसें अटकी हुई थी। हॉट पॉट रेस्टोरेंट के अंदर हम तीनों पॉट के आसपास अलग अलग साइड में बैठ गए। पे रयान ने तसल्ली से कुछ पका हुआ मटन उठाया और उसे मेरी कटोरी में रख दिया। अचेन, थोड़ा और मीट खाओ, तुम बहुत पतले हो। क्या क्या उसके पास हाथ नहीं है या उसे लकवा मार गया है? क्या उसे खाना परोसने के लिए तुम्हारी जरूरत है? पेरेयान ने चेनकिन को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वह धीरे धीरे मेरी कटोरी में खाना डालती रही। चेनकिन ने अपनी जुबान से क्लिक की आवाज की। फिर उसने अपना लंबा हाथ बढ़ाया और पेरेयान ने जो खाना मेरी कटोरी में रखा था उसे सीधे अपनी कटोरी में उठा लिया। फिर उसने पेरेयान को एक उकसाने वाला लुक दिया। थैंक्स थैंक्स, मैं बस यही सोच रही थी कि कहीं ये मीट ज्यादा तो नहीं पक गया। ठीक तभी दरवाजे की घंटी बजी। सोंग टिंग और सोंग नुओ भी उसी हॉट पॉट रेस्टोरेंट के अंदर चले आए। भाई देखो, रयान दीदी भी यहाँ हैं। हम तीनों ने अपने सिर घुमाए और हमारी नजरें सीधे उनसे मिल गईं। सोंग टिंग एक मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। उसने हमसे कहा, रयान, क्या इत्तेफाक है, तुम यहाँ हॉट पॉट खाने आई हो। हाय चैन, तुम भी यहाँ हो। प्रेसिडेंट को मेरा प्रणाम कहना। और चेनकिन ने उसे देखा और ताना मारा, क्या मैं किसी से तुम्हारी धुनाई करवाऊं? वो और भी बढ़िया रहेगा। क्यों यंग मास्टर, क्या तुम भी उसका स्वाद चखना चाहते हो? हूं, यह देखकर कि कोई उसे भाव नहीं दे रहा है, सोंग टिंग अपनी मुस्कान बनाए रखते हुए बोला, मिस चैन, आप सचमुच मजाक करना जानती हैं, तो अपने खाने का मजा लीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इतना कहकर वह सोंग नुओ को घसीटते हुए ले गया। हॉट पॉट रेस्टोरेंट के बाहर सोंग नुओ ने नाराज होकर कहा, भाई तुम क्यों जा रहे हो? मैं सदियों से इस जगह पर खाना चाहती थी। हम आखिरकार लाइन पार करके अंदर पहुंचे थे। हम उनसे क्यों डरे?
बस चरने का ही सोचती रहती है साला। क्या तुम देख नहीं सकती थी? उन्होंने हमें रत्ती भर भी भाव नहीं दिया। हाय चैन, चैनकिन और पेरयान, सब मेरा इंतजार करो। एक दिन मैं उन सबको आज की इस अकड़ की भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। हॉट पॉट रेस्टोरेंट के अंदर पेरयान ने अपने चेहरे पर गहरी चिंता लेकर कहा, अचेन, सोंगटिंग बहुत बुरी तरह से रंजिश रखता है और उसका दिमाग कतई सनकी है। वह छोटी से छोटी बेइज्जती को भी नहीं भूलता। पिछली पार्टी में उसकी इतनी थू थू हुई थी, वह इसे ऐसे ही खत्म नहीं होने देगा। मुझे डर है कि वह तुमसे बदला लेगा। चैनकिन ने बिना किसी परवाह के उसे देखा। उसे आने दो। मैं भी देखना चाहती हूं कि एक मामूली सोंग फैमिली का बिजनेस आखिर क्या उखाड़ सकता है। वे हमारे चेन खानदान के टुकड़ों पर पलने वाले कुत्तों के अलावा कुछ नहीं है। तो एक कोने में पड़ा कुत्ता आखिर क्या ही उखाड़ लेगा? पे रयान ने चैनकिन की तरफ देखा। तुम्हारे आसपास पहले से ही घटिया लोगों और बकवास पंगों का ढेर लगा हुआ है। अगर वह कोई चाल चलना चाहता है तो उसे शायद कतार में लगना पड़ेगा। अचेन, मेरी बात सुनो। अभी के लिए तुम्हें अज्ञान के यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए या वापस अपनी माँ के विला चले जाना चाहिए। कम से कम वहां गार्ड्स और सर्वेंट्स तुम्हारी देखभाल करने के लिए होंगे। अगर उस गली जैसा कोई हादसा दोबारा हुआ तो ये ज्यादा सेफ रहेगा। तुम आखिर करोगे क्या? चैनकिन ने चिढ़कर कहा। उस ठंडे बेजान विला में किसी और के रहम ओ क्रम पर जीने के लिए वापस क्यों जाना? तो फिर इसे मेरे साथ रहने दो। मेरा घर बहुत बड़ा है, वहां की सिक्योरिटी भी कतई टाइट है। अगर सोंग टिंग जैसे 10 और निकम्मे बेवकूफ भी आ जाएं, तो भी मैं उन्हें मटिया मेट कर दूंगी। कोई तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैंने अपना सिर झुकाया और सोचा, मैं जानता था कि दोनों की बात में दम था। अगर सोंग टिंग मुझे एक बार फंसा सकता था तो वह ऐसा दूसरी और तीसरी बार भी कर सकता था। मैं हमेशा चैनकिन के साथ नहीं रह सकता था। सोंग टिंग के आ जाने की वजह से वापसी का रास्ता काफी भारी लग रहा था। चैनकिन और पे रयान ने भी बहस करना बंद कर दिया था। उस रात मैं सोफे पर बैठा और कुछ देर सोचता रहा। आखिरकार मैंने लगातार बिजी टोन आने के बाद अपने फोन से वो नंबर डायल किया। एक अधेड़ उम्र की महिला की आवाज आई। हेलो मम्मी, मैं हूँ जियांग चेन। तुम्हें क्या चाहिए? मैं अभी बहुत बिजी हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए पुराने खानदानी घर में रुकना चाहता हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? मैं अभी बिजनेस के सिलसिले में बी सिटी में हूँ। अंकल जियांग को भी अपने फैमिली मैटर्स देखने हैं। आजकल पुराने खानदानी घर पर कोई नहीं रह रहा है। तुम वहां जा सकते हो। इतना कहकर माँ ने फोन रख दिया। पर मेरे मन को एक सुकून था कि अब मैं आने वाले खतरों का सामना करने के लिए तैयार था। वहां कोई नहीं है। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो अभी वापस मत आना। तुम सिर्फ मुसीबत ही बढ़ाओगे। उस खड़ूस औरत की ठंडी आवाज फोन पर सुनते हुए मेरे सीने में भयंकर कड़वाहट भर गई। साला, दिमाग ही खराब हो गया। फोन काटने के बाद मैंने पास में रखे एल्बम में फैमिली पोर्ट्रेट को देखा और एक ठंडी आह भरी। तभी चैनकिन का एक मैसेज मेरे फोन पर पॉपअप हुआ। जी लिनलान की कल दोपहर को एक रेस है। अचैन, मेरे साथ देखने चलो ना। ओके। मैंने चैट स्क्रीन को देखा और प्यार से मुस्कुराया। हमेशा की तरह जब चैनकिन ने कोई बात फाइनल कह दी तो मैंने रिप्लाई किया, ओके। उस रेस ट्रैक पर जी लिनलान ने एक कड़क और डैशिंग रेसिंग सूट पहना हुआ था। दूर से ही उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया और पेरयान से बोली, तुम लोग आखिरकार यहाँ आ ही गए। चलो मैं तुम्हें श्याओई से मिलाने ले चलती हूँ। यहाँ आ जाओ चैनकिन। अरे भाई भाई, ये छोटा हैंडसम लड़का भी मुझे चीयर करने आया है और तुम भी। चैनकिन, बस आज मेरा जलवा देखना। श्याओई और मैं एक जान है। मैं गारंटी देती हूँ कि आज हम पूरी भीड़ को हैरान कर देंगे और चैंपियनशिप हम ही जीतेंगे। ऐसा कहते हुए उसने हाथ बढ़ाकर उस चमचमाती कूल रेस कार को सहलाया जो पूरी की पूरी एकदम ब्लैक थी। मैंने भी उसी तरफ देखा। मुझे पता था कि श्याओ ई चैनकिन की सबसे फेवरेट रेस कार्स में से एक थी। कोई हैरानी नहीं कि उसने मुझे इस रेस में लाने की इतनी जिद क्यों की थी। इसका उसके लिए बहुत बड़ा मतलब था। यह रेसिंग सर्कल में जी लिनलान की खुद को साबित करने वाली रेस थी और श्याओ ई की भी कमबैक रेस थी। मैंने भगवान से कुछ और नहीं मांगा। मैंने बस यही उम्मीद की कि वे दोनों सेफली फिनिश कर लें। अगर वे पूरी भीड़ को हैरान कर दें तो और भी बढ़िया होगा। मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ, वे कर दिखाएंगे। श्याओ ई और लिनलान तुम्हें निराश नहीं करेंगे। सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा ऑर्गेनाइज की गई यह रेस, जिसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे थे, जल्द ही शुरू हो गई। जी लिनलान की श्याओ ई एक पल में गोली की तरह आगे निकल गई। रेस के पहले हाफ के दौरान
जी लिनलान ने बड़े आराम से थर्ड प्लेस पर अपनी पोजीशन बनाए रखी। जल्द ही फाइनल लैप आ गया। जी लिनलान ने अचानक से पूरा एक्सेलरेटर दबा दिया। हमारी आंखों के ठीक सामने उसने सेकंड प्लेस वाले को ओवरटेक कर लिया। चेनकिन और मैं एक्साइटमेंट में चिल्ला उठे। हाँ, उसने उसे पीछे छोड़ दिया। वह बस फर्स्ट आने ही वाली है, बस थोड़ा सा और वह लगभग फर्स्ट है। श्याओई ने टर्न लिया। ऐसा लगा कि वह अगले ही सेकंड फर्स्ट वाले को भी पीछे छोड़ देगी, लेकिन तभी साला किस्मत ही खराब। रेस कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और ट्रैक के बाहरी किनारे की तरफ भागने लगी। एक जोरदार धमाके के साथ श्याओई की राइट साइड ट्रैक के डिवाइडर से जा टकराई। कार से काला धुआं निकलने लगा और लाल लपटों ने पल भर में उसकी आधी बॉडी को निगल लिया। जी लिनलान, हम उसकी तरफ पागलों की तरह दौड़े, बिना यह जाने कि वह जिंदा है या मर गई। लिनलान! हॉस्पिटल में चेनकिन और मैं इमरजेंसी रूम के बाहर घबरे हुए वेट कर रहे थे। इस एक्सीडेंट के बाद ट्रैक के एडमिनिस्ट्रेटर ओल्ड ली ने आकर कहा, अरे यार मिस्टर जियांग, एक्सीडेंट से 2 दिन पहले सू कामना की सू फैमिली का वो रईस ज्यादा लौंडा सुशिंग ट्रैक पर आया था। उसने कहा कि वह अपनी कोई छूटी हुई चीज लेने आया है और श्याओ ई के मेंटेनेंस एरिया के पास वह 1 घंटे से ज्यादा रुका रहा। फिर वह एक सर्वेलेंस ब्लाइंड स्पॉट से रफू चक्कर हो गया। कोई नहीं जानता कि उस कमीने ने वहां क्या किया। ओल्ड ली की बातें सुनकर चेनकिन की आंखें गुस्से से लाल हो गई। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सुशिंग, सुशिंग के बच्चे, तू बस रुक जा, यह यहीं खत्म नहीं हुआ। सर्जरी खत्म होने के बाद जी लिनलान को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया। उसका राइट पैर और राइट हाथ दोनों को टेम्पररी तौर पर स्प्लिंट्स में फिक्स कर दिया गया था। हालांकि इस क्रैश से कोई मेजर इंजरी नहीं हुई थी, लेकिन उसके हाथ और जांघ पर बुरी तरह से खरोंचें आई थी। उसे रिकवर होने के लिए एकदम शांत आराम की जरूरत थी। चेनकिन और मैंने सर्जरी के बाद सो रही जी लिनलान को देखा। चेनकिन ने गिल्टी फील करते हुए कहा, वो साला सुशिंग असलियत में मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। मैंने आगे बढ़कर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे तसल्ली दी। वो इस बदतमीजी की भारी कीमत चुकाएगा। सिटी का फाइनेंस चैनल हमेशा से लोकल बिजनेस वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज चैनल रहा था। इस पर हमेशा शहर की लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दिखाई जाती थी। वार्ड के अंदर जी लिनलान बोली, अरे चेनकिन, तुम्हें मेरी देखभाल करने के लिए इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। हूं। चेनकिन ने अपनी आंखें घुमाई और जी लिनलान के मुंह में एक अंगूर ठूस दिया। खाना खाकर भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं होता क्या? तभी हम दोनों ने एक ही समय पर टीवी ब्रॉडकास्ट की तरफ देखा। फिर हमने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। टीवी पर आज की सबसे बड़ी फाइनेंशियल हेडलाइन गूंजी, सू ग्रुप का वारिस सुशिंग कल रात एक स्टार रेटेड होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेरा गया। कैमरा दूसरी तरफ घूमा। सुशिंग घबराहट में कैमरों से मुंह छुपा रहा था। ऑन अथॉरिटीज की एक इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सू ग्रुप ने पिछले कुछ सालों में कई सीरियस इल्लीगल काम किए हैं। सू ग्रुप की मार्केट वैल्यू रातों रात हवा में उड़ गई, एकदम स्वाहा। कई शेयर होल्डर्स विरोध करने के लिए सू ग्रुप टावर के नीचे इकट्ठा हो गए। जी लिनलान आंखें फाड़कर यह न्यूज देखती रह गई। वह अपने मुंह का अंगूर चबाना तक भूल गई। भाई साहब चेनकिन, तुमसे यही उम्मीद थी। यह तो बहुत ही फास्ट और कातिलाना था। उस हरामी सुशिंग के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। हा हा, लोगों को चोट पहुंचाने का यही अंजाम होता है। चेनकिन के होंठ गर्व से मुस्कुराए। तुम्हें पता नहीं है क्या कि तुम्हारा किंग कौन है? अगर उसने मेरे लोगों को छूने की हिम्मत की तो यही अंजाम होगा। सुशिंग ने इतने गंदे काम किए थे, उसे तो बहुत पहले ही ठिकाने लगा देना चाहिए था। लेकिन यह काम इतनी फुर्ती से हुआ, इसके लिए हमें इन ग्रुप द्वारा दिए गए पुख्ता सबूतों और उनके तुरंत लिए गए कड़क एक्शन का शुक्रिया करना चाहिए। चेनकिन ने मेरी तरफ देखा। थैंक यू अचैन, कोई बात नहीं। सू ग्रुप ने बिजनेस वॉर में कभी रहम नहीं दिखाया था। उन्होंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। जब मैंने चेनकिन को सू ग्रुप के काले कारनामों के सबूत सौंपे तो चेनकिन ने मुझे बड़ी गहराई से देखा। उसकी आंखों में एक तारीफ और शांत मंजूरी थी। उसने बस धीरे से सिर हिलाया, फिर उसने डॉक्यूमेंट्स पर अपने साइन कर दिए। लिनलान हम दोनों को बड़े कौतूहल से देखने लगी। हे, तुम दोनों के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है क्या? बात कहां तक पहुंच गई है भाई? चुपचाप अंगूर खाओ। तभी मेरे फोन पर पेरेयान की कॉल आई। पीछे से जी लिनलान की आवाज गूंजी, चेनकिन, मैं पहले से ही जख्मी हूं और तुम मुझे ही मार रही हो। मैं वार्ड से बाहर आ गया। हेलो रयान। पेरेयान की वो कोमल और प्यारी आवाज फोन से आई। अचैन,
तुम वापस कब आ रहे हो? मैं कल वापस आ जाऊंगा। क्या बात है? कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें आमने सामने बताना चाहती हूँ। कल जब तुम आओगे तब बात करते हैं। मैं बस हाँ कहने ही वाला था कि तभी चेनकिन वार्ड से बाहर आई और उसने झटके से मेरा फोन छीन लिया। कॉन्टैक्ट नेम पर नजर मारते ही उसने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। उसने तुमसे क्या कहा? क्या वह फिर से तुम्हें मुझसे दूर बुलाने की कोशिश कर रही है? अरे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ओह, सच में कुछ नहीं? तो फिर तुम इतने सीरियस क्यों दिख रहे थे और छुपकर फोन उठाने बाहर क्यों आए? सच बताओ। अगर नहीं बताया तो मैं यही कुछ बवाल कर दूंगी। यहाँ इतने सारे लोग हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम असल में यही चाहते हो ना? बस शर्मा रहे हो कहने में। ये कहकर वह मेरे करीब आ गई। चूंकि हम पब्लिक प्लेस में थे, मैंने उसे धीरे से पीछे धकेला। पे रयान ने कहा कि उसे कल मुझसे कुछ कहना है। उसे आखिर क्या चाहिए तुमसे? सॉन्ग टिंग के पास जाने के बाद अब वो तुम्हारे पास आ रही है। पे ग्रुप का सबसे बड़ा बिजनेस लगता है दामाद ढूंढना ही है। उसकी अपनी मजबूरियां हैं। अगली सुबह क्लासरूम के उस सांपों के बिल जैसे माहौल में मैंने पे रयान को देखा और पूछा, रयान क्या हुआ? तुम्हें मुझसे क्या काम था? दोपहर को रूफटॉप पर आना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने सिर हिलाया। अपनी आंख के कोने से मैंने देखा कि चेनकिन बिना पलक झपकाए हमें घूर रही थी। दोपहर को स्कूल की छत पर पे रयान रेलिंग के पास खड़ी थी। हवा से उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। रयान, अचेन, तुम आ गए। वह थोड़ी शर्मा रही थी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, आज मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे नकली बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करो। मैंने शौक होकर उसे देखा। नाटक? पिछले गाला के बाद मेरे अडेप्टिव पेरेंट्स को हमारे बारे में पता चल गया। तब से वे मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं। तुम तो जानते ही हो मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूं। इतने सालों से मुझे सॉन्ग टिंग जैसे लोगों से मिलने के लिए मजबूर किया गया है। मैं बस चाहती हूं कि तुम कुछ समय के लिए नाटक कर लो। अगर वे देखेंगे कि मैं किसी को डेट कर रही हूं तो शायद वे मुझ पर दबाव डालना बंद कर दें। क्या तुम कर सकते हो? अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। रयान ने निराशा में अपना सिर झुका लिया। मैंने उसे देखा। मुझे याद आया कि कैसे सू रयान मुझे बचाने के लिए मेरे आगे खड़ी हो गई थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन हम सच में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम यह जानती हो। थैंक यू अचैन, मैं समझती हूँ। हम दोनों एक के बाद एक नीचे आ गए। चेनकिन तब गैलरी में ही थी। अचैन, तुम आ गए। जब पे रयान ने उसे देखा तो वह जानबूझकर मेरे और करीब आ गई और चेनकिन की तरफ देखने लगी। तुम भी? चेनकिन ने देखा कि उसने क्या किया। उसने कंफ्यूजन में पूछा, सिटी यूनिवर्सिटी का कैंपस हार्ट थ्रोब अचैन अब मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने मन ही मन सोचा, ऐसा नहीं है, उसे मत बताना। उसके गुस्से वाले मिजाज के हिसाब से अगर उसे पता चला कि यह नकली है तो वह पक्का खुद ही यह बात फैला देगी। अगर यह बात मेरे अडेप्टिव पेरेंट्स तक पहुंची तो वे मुझ पर फिर से प्रेशर बनाने लगेंगे। फिर हमने जो भी डिस्कस किया वह सब बेकार हो जाएगा। पे रयान की बातें सोचकर मैंने अपने होंठ भींच लिए। आखिरकार मैंने इस बात से इनकार नहीं किया। अचैन, क्या तुम सच में उसके साथ हो? चेनकिन ने देखा कि हम कितने करीब लग रहे थे। उसकी आंखें लाल हो गई। ऐसा कहकर उसने मुझे एक टूटे हुए दिल से देखा। फिर वह मुड़ी और चली गई। मेरे दिल पर एक कड़वा बोझ सा आ गिरा। अचैन, इस वीकेंड मेरे घर आना मत भूलना। भले ही यह एक नाटक है, हमें इसे बनाए रखना होगा। पेरयान ने मेरे पीछे से आवाज दी। दोपहर की क्लास के दौरान चेनकिन क्लासरूम में नहीं थी। मैंने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन एक भी कॉल नहीं लगा। मेरे मैसेजेस अनरेड रह गए। चेनकिन एक बार फिर मेरी लाइफ से गायब हो चुकी थी। इस वीकेंड मिलते हैं, तय समय पर। मैं पेरयान के घर पहुंचा। उसकी फैमिली एक आलीशान विला में रहती थी। मिस्टर पे और मिसेज पे दोनों मेरा वेलकम करने के लिए दरवाजे पर खड़े थे। यंग मास्टर जांग, आप आ गए। प्लीज मुझे बस जांग चेन कहिए। ओह, रयान ने कहा कि तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो। कितनी खूबसूरत किस्मत है। ज्यांग चेन, मैंने सुना है कि तुम अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रहे हो, तुम बाहर अकेले रह रहे हो। हा हा, इतने यंग होकर भी इतने रिस्पॉन्सिबल हो। यहां तक कि रयान को भी नहीं पता था कि मैं अकेला रह रहा हूं। मैं अपने सामने खड़े मिस्टर पे और मिसेज पे को रीअसेस किए बिना नहीं रह सका। मेरी माँ काम में बिजी रहती है। यंग मास्टर ज्यांग, मेरे हाथ का बना कुछ ट्राई कीजिए। तभी घर की एक और सदस्य बोली, तीसरी दीदी आप भी थोड़ा चखिए, अपनी हद में रहो। मुझे पता है। ओहो रयान, तुम्हारी तीसरी दीदी का मतलब अच्छा ही था। मिसेस पे ने रयान का हाथ थपथपाया। फिर उन्होंने डेजर्ट को मेरे हाथ के पास खिसका दिया। अचैन, शर्माओ मत। रयान, तुम इसे खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी। अचानक मिसेस पे और लाल कपड़ों वाली उस औरत दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। रयान ने मुझे एक थैंकफुल लुक दिया। मिस्टर पे बोले,
ठीक है, जब सब यहाँ हैं तो काम की बात करते हैं। जियांग चेन, चूंकि फीलिंग्स दोनों तरफ से हैं, तो इसे जल्द से जल्द सेटल करना ही सेफ होगा। अंकल, मैं भी इसी बारे में बात करना चाहता था। रयान और मैंने इस पर बात की है। हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद हम दोनों अमेरिका में आगे की पढ़ाई करने का प्लान बना रहे हैं। शादी की रस्म काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। एक बार जब हमारी पढ़ाई बाहर स्टेबल हो जाएगी, तब इसे करना देर नहीं होगी। मेरी माँ का भी यही मानना है। उनका मानना है कि यंग लोगों को पहले अपना करियर बनाना चाहिए। ओह, ओह, हाँ हाँ, चूंकि ये प्रेसिडेंट का सजेशन है तो हम आपकी इच्छा का ही पालन करेंगे। मिसेस पे और उनके पास बैठी तीसरी दीदी अभी भी नाखुश दिख रही थी, लेकिन उन्होंने आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। फिर रयान ने चुपके से राहत की सांस ली। उसने चोरी छिपे मुझे एक थैंकफुल लुक दिया। मैंने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन मेरा दिमाग चेनकिन की उन लाल और रोती हुई आंखों से भरा हुआ था, और जिस तरह से वह मुड़कर चली गई थी, वह मेरे सीने में एक महीन सुई की तरह चुभ रहा था, जिससे मेरा दिल भारी हो रहा था। आखिरकार मैंने उस नकली विजिट को जैसे तैसे खत्म किया। जैसे ही मैंने पे फैमिली के विला से कदम बाहर निकाला, मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और चेनकिन को कॉल किया। रिसीवर से वही ठंडी आवाज आई, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। मैंने फोन को कसकर पकड़ भी लिया। मेरी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। यह तीसरा दिन था जब से वह गायब हुई थी। यह पहली बार था जब मैंने ऐसा पैनिक फील किया था। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। वो बोल्ड, वाइल्ड और खतरनाक दिखती थी, कांटों से भरी हुई। यह सब उस ठंडे परिवार के प्रेशर की वजह से था। मैं उन चुनिंदा लोगों में से था जो उसके दिल तक पहुंच सकते थे, लेकिन पे रयान की मदद करने के चक्कर में मैंने अपने ही हाथों से उसे वापस उसी अंधेरे में धकेल दिया था। मैं काफी दौड़ भाग के बाद उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचा। फिर मैंने धीरे से नॉक किया। चेनकिन, ये मैं हूं, जियांग चेन। चेनकिन, मुझे पता है कि तुम सुन रही हो। पे रयान और मैं सच में साथ नहीं है। ये सब नाटक है। मैंने सिर्फ उसकी फैमिली के प्रेशर से बचने में उसकी मदद करने के लिए ऐसा किया। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मैंने कभी नहीं बोला। दरवाजा एक क्लिक के साथ खुला। चेनकिन दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें अखरोट जैसी लाल और सूजी हुई थीं। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। वह ऐसी लग रही थी जैसे उसका वजन बहुत कम हो गया हो। यह नजारा देखकर मेरा दिल बुरी तरह बैठ गया। झूठ? तो फिर तुमने उस समय मुझे एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? बचपन से मुझे किसी ने प्यार नहीं किया। मेरे पापा सिर्फ मेरी सौतेली माँ की सुनते हैं। वो औरत पे रयान को पलकों पर बिठाती है और मुझे एक बिनचाही नाजायज औलाद की तरह ट्रीट करती है। फिर मैं तुमसे यूनिवर्सिटी में मिली। सिर्फ तुम ही थे, सिर्फ तुमने मुझसे नफरत नहीं की। तुमने मुझे खुद से दूर नहीं धकेला। मैंने आगे बढ़कर धीरे से उसके आंसू पोंछे। मेरी उंगलियों ने उसकी गर्म स्किन को छुआ। मेरी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। आई एम सॉरी चेनकिन, मैं गलत था। पे रयान मेरी बचपन की दोस्त है। उसकी अडेप्टिव माँ उसे एक शादी के बंधन में बांधने के लिए मजबूर कर रही थी। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं तो बस उसकी फैमिली का सामना करने में मदद करने के लिए उसका नकली बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहा था। मैंने कभी उसे उस तरह पसंद नहीं किया। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक उसके साथ रहने का कभी सोचा भी नहीं। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो चेनकिन, सिर्फ तुम। सच में, बिल्कुल सच। मैंने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। पहली बार जब तुमने मुझे यूनिवर्सिटी टाउन फूड स्ट्रीट पर किस किया था, तब मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थी। बाद में यूनिवर्सिटी में तुम मुझसे लड़ाई करने के बहाने ढूंढती थी। फिर भी मेरी आंखें कभी तुम पर से नहीं हटती थीं। तुम्हारी बातें तीखी थीं, लेकिन तुमने हर मोड़ पर मुझे प्रोटेक्ट किया। तुमने मेरी परवाह की और यहां तक कि मेरे लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी। चेनकिन, यूनिवर्सिटी टाउन फूड स्ट्रीट के उस दिन से ही मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगा था। मैं तुम्हें पहले से ही पसंद करने लगा था। चेनकिन के आंसू और भी तेजी से बहने लगे, लेकिन उसने खुद को मेरी बाहों में डाल दिया। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। तुम मुझसे फिर कभी झूठ नहीं बोलोगे और तुम मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। मैं प्रॉमिस करता हूं कि ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैंने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। 3 दिनों से मेरे दिल पर लटका हुआ भारी पत्थर आखिरकार हट गया। उसका अपार्टमेंट ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन साफ सुथरा और व्यवस्थित था। दीवारों पर रेसिंग पोस्टर्स लगे थे। एक कोने में हेलमेट रखा था। हर जगह उसकी लाइफ की झलक थी। मैं काफी देर तक उसके साथ बैठा रहा। जब उसके इमोशंस शांत हो गए, तब मैंने धीरे धीरे सब कुछ एक्सप्लेन किया कि पे रयान मेरे पास क्यों आई थी।
उसने कहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वह चाहती थी कि मैं उसका नकली बॉयफ्रेंड बनूं। तभी डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला और बाहर देखा। पे रयान बाहर खड़ी थी। वह फ्रूट्स का एक बैग लिए हुए थी। यह देखकर कि चेनकिन शांत हो गई है, उसने खुद आगे बढ़कर कदम बढ़ाया। चेनकिन, आई एम सॉरी। इससे पहले कि मैं जियांग चेन का इस्तेमाल करती, मैंने जानबूझकर एक गलत फहमी पैदा की और तुम्हें हर्ट किया। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। चैनकिन की नजर में अभी भी थोड़ी दूरी थी, लेकिन उसका पुराना तीखापन गायब हो चुका था। तुम तो पे फैमिली का कीमती खजाना हो, मुझ जैसी बिनचाही लड़की से माफी क्यों मांग रही हो? फिर अयान ने एक फीकी मुस्कान दी। उसकी आंखों की गहराई में राहत साफ दिख रही थी। मुझे अडॉप्ट किया गया था। किसी और के घर में रहने का एहसास मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मैं देख सकती हूं कि तुम सियांग चेन की कितनी परवाह करती हो। मुझे अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें इस तरह हर्ट नहीं करना चाहिए था। आखिरकार हम दोनों ही प्यार के भूखे लोग हैं। हमें एक दूसरे के लिए चीजें मुश्किल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चैनकिन एक पल के लिए शांत रही। फिर रयान की सच्ची आंखों में देखते हुए उसने आखिरकार धीरे से सिर हिलाया। चलो, बीती बातों पर मिट्टी डालो। हम तीनों के बीच जो भी गलतफहमियां बनी थी, वे आखिरकार उस मोड़ पर साफ हो गई। चैनकिन भी आखिरकार समझ गई कि मैंने कभी किसी और को नहीं चुना था। शुरू से लेकर आखिर तक मैंने जिसे चुना था वह हमेशा वही थी। स्कूल लौटने के बाद सोंग टिंग और सोंग न्यूओ ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उन्होंने हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए फैमिली मैटर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि सुग्रुप के पतन के बाद सोंग फैमिली ने अपना हर एक सपोर्टर खो दिया था। उनकी सारी शान और शौकत कब की गायब हो चुकी थी। सोंग टिंग ने कैंपस में चेनकिन और मेरे बारे में अफवाहें फैलाने की कोशिश की, तो लिनलान ने क्लासमेट्स के एक ग्रुप को इकट्ठा किया और उसे मौके पर ही एक्सपोज कर दिया। जलील और गुस्से में आकर उसने वायलेंट होने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय सिक्योरिटी ने उसे दबोच लिया। उसे एक मेजर डिमेरिट मिला। कुछ ही समय बाद सोंग ग्रुप की फाइनेंस चेन पूरी तरह से टूट गई और उसने खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। सोंग टिंग और सोंग नुओ अमीर रईस सज्जादों के स्टेटस से गिरकर ऐसी बर्बादी की हालत में आ गए जिनसे हर कोई बचता था। आखिरकार वे शंघाई नंबर 1 हाई स्कूल से ट्रांसफर हो गए। वे फिर कभी दिखाई नहीं दिए। उसकी सौतेली माँ और तीसरी दीदी ने देखा कि पे रयान और मैं अच्छे टर्म्स पर हैं, तो अब उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे उसे किसी मैरिज अलायंस के लिए मजबूर करें। पे रयान आखिरकार उन बेड़ियों से आजाद हो गई। उसने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया और अपने सपनों की तरफ बढ़ गई। बाद में चेनहू कई बार चेनकिन से मिलने आया। वह माफी मांगना चाहता था, लेकिन चेनकिन ने हर बार उसे दरवाजे से ही लौटा दिया। उन सभी सालों की ठंडक को कुछ माफियों से नहीं मिटाया जा सकता था। वह बस अपनी एक पीसफुल लाइफ चाहती थी। जब जी लिनलान के घाव पूरी तरह ठीक हो गए, तो वह चेनकिन और मेरी मदद से रेस ट्रैक पर लौट आई। उसने कड़ी ट्रेनिंग की और आखिरकार उसने नेशनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रेसिंग चैंपियनशिप जीत ली। वह एक ऐसी नई रेसर बन गई जिसे हर कोई देख रहा था। मैंने आखिरकार अपनी माँ और अपने बीच की अनबन को भी सुलझा लिया। उन्होंने अपने काम का एक हिस्सा साइड में रख दिया और वह अक्सर मेरे साथ टाइम स्पेंड करने आने लगी। वह मदर्स लव जो मुझे इतने सालों से नहीं मिला था, धीरे धीरे मेरे पास वापस आ गया। मैं अब वो अकेला इनसिक्योर लड़का नहीं था जिसे बुली किया जाता था। जिस दिन हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए, कैंपस के गुलमोहर के पेड़ चमचमाती खूबसूरती से खिले हुए थे। चेनकिन, पे रयान, जिलिनलान और मैं कैंपस में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। पत्तियों के बीच से छनकर धूप हमारे ऊपर गिर रही थी। सब कुछ जवानी की कोमलता से भरा हुआ था। चेनकिन मेरे कंधे पर झुक गई। हवा ने उसके लाल बालों को उड़ाया। उसकी मुस्कान ब्राइट थी। हम दोनों एक ही सिटी में ग्रेड स्कूल जा रहे हैं। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे आने वाली हूँ। मैं तुम्हें परेशान करके मार डालूंगी। मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहूंगी, कोई मुकरना नहीं। पेरयान ने हमें देखा। उसकी आंखें दुआओं से भरी थीं। मैं लिटरेचर की पढ़ाई करने जा रही हूँ। फ्यूचर में मैं बहुत सारी प्यारी और वार्म स्टोरीज लिखना चाहती हूँ। ऐसी कहानियां जो लोगों के दिलों को हील करें, हम जैसे लोगों को जो कभी हर्ट हुए थे। जी लिनलान चिल्लाई, मैं रेसिंग जारी रखने वाली हूँ। एक नेशनल चैंपियनशिप काफी नहीं है, मैं वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर कोई मेरी स्पीड देखे। सारे दुख और काले साए अब पास्ट बन चुके थे। जो जख्म हमने झेले थे, जो आंसू हमने बहाए थे, वे सब हमारी ग्रोथ के मेडल्स बन गए थे।
चैनकिन और मैंने ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम्स पास किए और एक ही स्कूल में एडमिशन लिया। मैंने फाइनेंस में मेजर किया। धीरे धीरे मैंने अपनी माँ का बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। मैं एक ऐसा यंग एंटरप्रेन्योर बन गया जो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। चैनकिन ने कभी रेसिंग नहीं छोड़ी। वह देश की सबसे कम उम्र की फीमेल रेसर बन गई। ट्रैक पर वह अभी भी रेड कलर की सबसे चमचमाती बिजली जैसी थी। पेरेयान अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटी और एक राइटर बन गई। अपनी कलम से उसने ऐसी कहानियां लिखी जिन्होंने लोगों के दिलों को हील किया। एक दिन मैंने 3 घंटे की एक प्रोजेक्ट मीटिंग खत्म की। चैनकिन का मैसेज तुरंत मेरे फोन पर पॉपअप हुआ। आज रात सबर्बन रेस ट्रैक पर एक फ्रेंडली मैच है। मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल स्पेक्टेटर सीट बचा कर रखी है, जल्दी आओ। मैंने मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया, बस आ ही रहा हूं। रेसर चैनकिन के जीतने का इंतजार है। रात शहर पर भारी हो चली थी। रेस ट्रैक लाइट से जगमगा रहा था। चैनकिन अपनी कार के सहारे खड़ी थी। जब उसने मुझे देखा तो वह दौड़ती हुई आई। मुझे लगा तुम काम में बिजी हो गए और अपनी वाइफ को ट्रैक पर ही भूल गए। मैं चाहे कितना भी बिजी रहूं, अपनी वाइफ की रेस कभी मिस नहीं करूंगा। नर्वस हो? तुम 3 महीने से तैयारी कर रही हो, जीत तो वैसे ही पक्की है। मैं बस जीतने का वेट कर रही हूँ। घर चलो और मेरा सेलिब्रेशन मनाओ। जीतना या हारना मायने नहीं रखता, सेफ्टी सबसे पहले है। उसने अपना हेलमेट पहना। विजर के अंदर से उसने मुझे देखा। चिंता मत करो भाई, मैं एकदम स्टेबल फिनिश करूंगी और तुम्हारे साथ घर चलूंगी। चमचमाती लाल कार ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। उसकी मूवमेंट काफी शार्प और खतरनाक थी। 20 मिनट बाद रेस खत्म हो गई। चैनकिन ने बड़े आराम से चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। उसने अपना हेलमेट उतारा और मेरी तरफ भागी। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। तुम्हारी वाइफ अमेजिंग है या नहीं? हाँ, तुम हमेशा से रही हो। मेरे लिए तुम हमेशा सबसे ब्राइट रहोगी। तभी पेरेयान धीरे धीरे चलकर पास आई। उसने मुस्कुरा हुए कहा, विनिंग के लिए कंग्रेचुलेशंस। का अचैन, मुझे खुशी है कि मैं टाइम पर आ गई। थैंक्स विगर, लेकिन तुम्हारी नई बुक तो सुपर हिट हो गई है। उसे मेरी चैंपियनशिप से भी ज्यादा अटेंशन मिला है। मैंने तो बस बड़े होने और खुद को हील करने के बारे में लिखा था। यह तुम दोनों से कंपेयर नहीं हो सकता। तुम में से एक ट्रैक पर हवा का पीछा करती है और दूसरा उसके पीछे खड़ा रहता है, हमेशा वहां मौजूद। हाँ, हम सब ने उन सपनों को थामे रखा जो हमारे पास तब थे जब हम यंग थे। और मैं सबसे लकी था। मैंने उसी इंसान से शादी की जिससे मैं अपनी जवानी में प्यार करता था। चैनकिन ने अपना सिर ऊपर उठाया और मुझे देखकर मुस्कुराई। चलो अब पुराने नाइट मार्केट चलते हैं। मेरी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए हस्बैंड पैसे दे रहे हैं। हम तीनों तुरंत मान गए। पुराना नाइट मार्केट वार्म और रौनक वाली लाइफ से चमक रहा था। शाम की ठंडी हवा ने हमारी सारी थकान मिटा दी। जब हम बातें कर रहे थे तो चैनकिन ने धीरे से एक आह भरी। उस समय हर किसी ने मुझसे रेसिंग छोड़ने को कहा था। उन्होंने कहा था कि रेसिंग बहुत मुश्किल है। सिर्फ तुमने शुरू से लेकर आखिर तक मेरा बिना किसी शर्त के सपोर्ट किया। और जब तुम अपनी पसंद की चीज का पीछा करती हो तो तुम खुद ही चमकती हो। मैं तो बस उस लाइट को प्रोटेक्ट कर सकता हूं। साल बीतते गए। सालों साथ रहने के बाद चैनकिन और मैंने अपने लंबे कोर्टशिप को अंजाम तक पहुंचाया। हमने शादी कर ली और हमारी शादी के 3रे साल में हमारी बेटी सुई सुई का जन्म हुआ। एक वीकेंड पे रेयान हमसे मिलने आई। जब चैनकिन ने उसे आते देखा तो वह मुस्कुराहट के साथ उसका वेलकम करने उठी। पे रेयान ने बच्ची को एक ब्रांड न्यू ओरिजिनल पिक्चर बुक थमाई। यह सुई सुई के लिए है। भगवान करे तुम्हारी लाइफ पीसफुल और टेंशन फ्री रहे। तुम दोनों हमेशा उसे ऐसे ही बिगाड़ते हो। चैनकिन मेरे कंधे से लग गई। धीरे से उसने एक आह भरी। टाइम सच में कितनी जल्दी बीत जाता है। उस समय हम फ्यूचर को लेकर कितने खोए हुए थे। हम खुद को साबित करने के लिए बेताब थे। अब हमारे करियर्स स्टेबल हैं और हमारी फैमिली कंप्लीट है। पेरेयान ने पूछा, तो फिर अगले महीने होने वाले तुम्हारे नेशनल फाइनल का क्या? तैयारी कैसी चल रही है? यह साल की सबसे इंपॉर्टेंट रेस है। अगर तुम जीत गई तो तुम एनुअल ओवरऑल चैंपियन बन जाओगी। सच कहूं तो मैं थोड़ी नर्वस हूं। क्या तुम और सुई सुई वेन्यू पर आओगे और मेरे साथ रहोगे? तुम्हारे वहां रहने से मेरा दिल आखिरकार स्टेबल फील करेगा। मैं पूरे टाइम तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने कंपनी में पहले से ही सब अरेंज कर दिया है। सब कुछ तुम्हारे फाइनल्स के लिए साइड कर दिया गया है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं इसे मिस नहीं करूंगा। मेरे हस्बैंड सबसे बेस्ट हैं। पेरेयान ने भी अग्री करते हुए सिर हिलाया। मैं भी अगले महीने अपनी हर बुक साइनिंग पोस्टपोन कर दूंगी। मैं खुद वहां मौजूद रहूंगी तुम्हें चीयर करने के लिए। और मैं तुम्हारी स्पीड का पीछा करने और तुम्हारे सपनों की इस कहानी को अपनी बुक में लिखना चाहती हूं।
बाहर के लोग तो सिर्फ मेरे फिनिश लाइन क्रॉस करने और जीतने की ग्लोरी देखते हैं। सिर्फ तुम लोगों ने देखा है कि जब ट्रेनिंग की वजह से मुझे चोट लगती थी तो मैं कितनी बिखरी हुई दिखती थी। तुम लोगों ने मुझे हमेशा एक्सेप्ट किया। तुमने मुझे यहां तक पहुंचने में पूरा सपोर्ट किया। आंखों में चमक लाते हुए मैंने धीरे से उसके सिर को सहलाया। वे बिखरे हुए पल और आंसू भी तुम्हारा ही हिस्सा है। मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट रहूंगा। नेशनल फाइनल्स तय समय पर आ गए। वेन्यू खचाखच भरा हुआ था। लाल रेस कार फिनिश लाइन क्रॉस करने वाली सबसे पहली कार थी। स्टैंड्स में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सुई सुई ने अपनी पूरी ताकत से हाथ हिलाया और चिल्लाई। पे रयान ने उस चमचमाते पल को कैप्चर कर लिया। धीरे से उसने एक आह भरी। पैशन कभी कम नहीं होता। कितना खूबसूरत है। मैंने ट्रैक पर अपनी उस चमचमाती लवर को देखा। फिर मैंने अपने पास खड़ी उस प्यारी दोस्त और बच्ची को देखा। मेरा दिल पूरी तरह से कंप्लीट फील कर रहा था। जवानी में एक एक कदम साथ निभाने से लेकर पूरी लाइफ साथ बिताने तक, हर पैशन को अपनी गूंज मिलती है और हर जर्नी की एक हैप्पी एंडिंग होती है।